Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी ईवीएस का सेशन 6th है यानी क्लास 6 है, जिसमें एक तरीके से आप इसको कुछ टेस्ट की तरह ले सकते हैं. क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही जो अब तक काम कर चुके हैं हम, बट थोड़े से अच्छे रहेंगे. मतलब कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़्यादा. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 और समझते हैं इसको. आप एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं. अगर ना किया हो तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. आज सेशन थोड़ा सा लेट है कुछ कारणवश, नहीं रामायण में नहीं देख रही थी. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये हैंडल्स हैं, सर्च करके. अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एक आसान क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट. पहला आसान है, इसका मतलब ये नहीं है सारे आसान है ना. एक लिस्ट को आपको कंसिडर करना है और ऑड वन आउट आपको चूज करना है कि भाई जो अलग हो उसको आप हटा दें. ठीक, तो इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. मतलब कौन सा एक अलग है, बाकी चार में से कोई एक जो है वो ऑड है. ठीक, तो क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, फिश, क्रो तो आप समझ ही गए भैया. बाकी के तीनों जो हैं वो पानी में सरवाइव कर सकते हैं, बट क्रो नहीं कर पाएगा. तो पानी में नहीं रहता क्रो, यानी कौआ, मछली हो, कछुआ हो, मगरमच्छ हो, दे कैन सर्वाइव इन वाटर ऑल्सो. ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई. या कहें तो मछली और क्रोकोडाइल की बात करें, स्पेशली मछली तो करेगी ही सर्वाइव पानी में. ठीक है, तो ये एक बात हुई. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये था एकदम ट्राई बॉल वाला क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अब, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन 5 सेशंस में पहले वाले, कि भाई क्या होगा. मतलब ये फूड के बारे में एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट या सेकंड सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा. मैच द फॉलोइंग, यानी 2 कॉलम है, आपको सिटी और स्टेट दिया है और वहां का मोस्ट लाइक्ड फूड दिया है, फेमस फूड कह सकते हैं एक तरीके से. पहला है हांगकांग. तो हांगकांग कहाँ है, चाइना में कह सकते हैं. तो कह सकते हैं, होता ही है ही. तो हांगकांग से क्या रिलेटेड है. दूसरा केरला, से केरला का कौन सा फेमस फूड होगा. फिर है कश्मीर और लास्ट वन इज गोवा. आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे. बहुत बढ़िया, जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, विक्रांत कामले, आंसर कीजिए फटाफट से. आज ऑलरेडी लेट है हम लोग, जल्दी से करेंगे. बहुत बढ़िया, बी सी मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप. मिक्स्ड आंसर्स देखो, मिला लेते हैं ना. हांगकांग कुक्ड स्नेक्स, वो लिंग हु फेन आपने और मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा. अगर वीडियो ना देखी हो देख लेना. लिंग हु फेन करके वो क्या है, डिश है किसकी, जो स्नेक से बनेगी. ठीक है, तो वो बेसिकली वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है. और ठीक, फिर है केरला. केरला में क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा. केरला में बॉइल्ड टेपियोका हमने पढ़ा है, वो जो साबूदाना होता है एक तरीके से, उसकी करी का इस्तेमाल किया जाएगा. फिर है कश्मीर. कश्मीर में सी फिश कुक्ड इन कोकोनट या फिर आपका फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल. फटाफट से आंसर करेंगे. बिल्कुल, गोवा में होगा सी फिश कोकोनट ऑयल के साथ और ये होगा कश्मीर के साथ, यानी कि बी ऑप्शन इस तरीके से आपका ठीक हो गया. ठीक, ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, कश्मीर का सेकंड और जो आपका गोवा है वो थर्ड. तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं. जरूरी नहीं आपको सारे आते हों. अगर आपको 2 भी पता हैं, 3 भी पता हैं, तो आप जुगाड़ लगा करके एलिमिनेशन करके पता लगा सकते हैं. छोले भटूरे तो हमने कहीं पूरी बुक में नहीं पढ़े. ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा. ये हमने बात की थी, ये जो 2 बच्चे बात कर रहे थे, किसकी, 2 बच्चे बात कर रहे थे बेसिकली फूड के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे केरला वाला जो बच्चा था वो बता रहा था अपनी कहानी. जो दूसरी बच्ची है जो हांगकांग में रहती है वो बता रही है अपनी कहानी, जो लिंग हु फेन की जो डिश है उसके बारे में. ठीक, कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये कश्मीर में रहती है बच्ची. तो ये पूरा हमने पढ़ा था, जिससे बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे क्या बनाया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हम्म, बाइलिंगुअल हैं क्वेश्चंस, इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है. वो तो मैच करना था, इसलिए वो समस्या थी. 1 मिनट रुको. खैर, आते हैं यहाँ पर. क्लियर नहीं दिख रहा, दिखेगा अभी, ये देखो. हाँ,
अभी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, मतलब हाउसेस का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ देखना है, ठीक है। तो पहला है, इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस। ऑप्शन आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। अगर बात की जाए यहाँ तो आप लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं। कई लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं। मैप कर लेंगे किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग आज होगी, ये इशू है नेटवर्क का, है ना। बिल्कुल, देखिए समझते हैं। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, ये हमने पढ़ा है, ठीक। लेह में 2 फ्लोर का हाउस होगा जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा, ठीक। और हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं, बाकी कहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ए एंड सी वही सही हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होपफुली देख पा रहे होंगे, एक्चुअली इसके क्वेश्चंस इतने बड़े हैं ईवीएस के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स, मतलब कि एलिफेंट्स के बारे में आपको एक स्टेटमेंट चूज करनी है। एलिफेंट्स हमने फर्स्ट सेशन में आई थिंक पढ़े होंगे, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में, हाथियों के बारे में, कैसे हाथियों के झुंड में जो हेड है वो उनकी फीमेल हाथी होगी, जो कि ठीक बात है। फिर है एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये भी हमने बात की थी। मैंने आपको कहा भी था कि अगर हम भी इतना ही सोने लगे तो कितना काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर है एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kgs ऑफ लीव्स, तो ये आपको याद होगा, ये उन्होंने बहुत अच्छा खेला है कि इंसान बहुत ही डिटेल, जिसको याद होगा उसको याद रहेगा। 100 kg था, इन्होंने 200 कर दिया और कहानी जो है वही खत्म हो गई। मतलब गलतियां बहुत हुई इस बार इसमें, मतलब 100 kgs तक खा सकता है लीव्स और ट्विग्स, जो पत्तियां और झाड़ियां हैं, 100 किलो तक की, ना कि 200 किलो, ठीक है। जिनका भी बर्थडे है भाई हैप्पी बर्थडे, है ना, अनामिका कुमारी, है ना। आगे बढ़ते हैं। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल, ये बात हमने देखी थी कि भैया उनको कीचड़ में खेलना पसंद है, क्योंकि वो उनके लिए क्या क्या कहेंगे, मतलब ऐसे चंदन की लेप का काम करेगी, ठीक। तो इसलिए 3 बातें सही हैं, एक गलत है, बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो सी डी ए इसका आंसर हो गया, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। जितने भी लोगों ने सी आंसर किया था उनका ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ये भी मैंने आपको सेकंड थर्ड सेशन में ही कराया होगा कि भैया इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरनेशनल फेम का वेट लिफ्टर है। मतलब क्या कहेंगे, वेट लिफ्टर को भारोत्तोलक कह सकते हैं, मतलब भार उठाने वाला। तो 4 नाम है आपके सामने, बिल्कुल आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के, इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, और इनके फादर क्या हैं, और इनकी बहनें भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग, और ये 13 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और 100+120 या 113 आई थिंक इनकी कैपेसिटी है वेट उठाने की, और बहुत पहले से ये प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये सारी कहानियां हमने डिस्कस की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये टेस्ट है, आप इसको टेस्ट की तरह ही लें, स्पेशली जिन लोगों ने 5 सेशंस देखे हुए हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी मैं उनके लिए कर रही हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं किसी कारणवश। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, भाई डेजर्ट ओक एक ट्री है, इस पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है 4 ऑप्शन बन के, और इस बार 2019 में भी क्वेश्चन आया कि जो रेगिस्तानी ओक है यानी डेजर्ट ओक जो ट्री है वो कहाँ मिलेगा। आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या डेजर्ट ऑफ यूएई। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, बिल्कुल, डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, ठीक है बात। बी ऑप्शन क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सीटेट का, जो पूछा गया था और बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। क्वेश्चन क्या है, एन ईग्रेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन अ बफेलोज बैक। भाई एक ईग्रेट मतलब सफेद बगुला कह सकते हैं, ये एक भैंस की पीठ पर बैठा पाया जाता है जनरली। दिस इज बिकॉज ऑफ द ईग्रेट, जो ईग्रेट है बेसिकली जो सफेद बगुला है वो किस कारण है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा, मतलब समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक। भाई जो बफेलो की बैक पर यानी भैंस की पीठ पर जो परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट्स होते हैं उनको ये खा जाता है। या फिर फीड्स ऑन इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द ग्रास, जो घास में इंसेक्ट्स हैं उनको खाएगा। या फिर भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, मतलब ऐसे उसका वो स्टूडियो है जहां गाना गाएगा वो। या फिर रेस्ट्स आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ वाइल, भैया आराम करता है वो
थोड़ा सा उड़ान भरने के बाद 2250 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 850 लोगों ने लाइक किया, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है ना। बताओ एक बार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कह के और बिना कहे, जैसे आप चाहें। आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल जो आंसर है वो ए है। यार ग्रास में उसको खाना होगा तो वो भैंस की पीठ पे क्यों बैठेगा, ये तो सिंपल लॉजिक हुआ। फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक, मतलब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, मतलब दोनों का ही फायदा है, वो उसको बैठने देगी जो भैंस है। क्यों? क्योंकि वो जो एक तो उसका पेट भर जाएगा बगुले का, और दूसरा जो पैरासाइट्स अवेलेबल हैं वहां, परजीवी हैं, उनको खा जाएगा सफेद बगुला। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। होपफुली इतनी बात जो है वो आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जोगिंदर जी नाम ले लिया आपका, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपने देखा होगा इस तरीके का, ये जो इग्रेट है किस पे, बफेलो की पीठ पर बैठने वाला, ये क्या खाएगा? फीड्स ऑन पैरासाइट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा किया आपने लाइक करके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। A lemon sinks in normal water but floats in salty water because the density of, भाई जो घनत्व है या डेंसिटी है, बात हो रही है कि एक लेमन है, एक नींबू है जो डूब जाएगा कहां पर? नॉर्मल वाटर में, जो नॉर्मल पानी है, साधारण पानी है। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्टी वाटर की, मतलब नमकीन पानी की, है ना, समुद्र में नहा के नहीं, मतलब ऐसे नमकीन पानी की अगर हम बात करें, समुद्र वाले की कह सकते हैं, तो ये नहीं डूबता। इसका रीजन क्या है? मतलब तैर जाएगा। तो ये तो बेसिक बात है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? जो नींबू है वो क्यों नहीं डूब रहा? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी? जो आपका नमकीन पानी है, यानी कि सॉल्ट वाटर जो है, इज मोर डेंस, हैज मोर डेंसिटी देन नॉर्मल वाटर। आपको एक क्वेश्चन याद होगा डेड सी का। डेड सी का बात की हुई एनसीईआरटी में कि भैया व्यक्ति उसमें डूबेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, बेशक जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि वो डूबने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नमकीन है पानी, मतलब खारा पानी है जो आप कहना चाहें, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी जिसके कारण। इसलिए जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? बेसिकली डेंसिटी हम समझते ही हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट है, क्लोजली पैक्ड होंगे एलिमेंट, डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर डेंसिटी कम हुई, तो ये नॉर्मल वाटर हुआ, ये सॉल्टी वाटर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। भाई वो एनिमल्स जो रात को जगे होते हैं वो देख सकते हैं किस एक रंग में? पहला है इन ऑल कलर्स, मतलब सभी कलर्स में। दूसरा है ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ग्रीन कलर में, या फिर इन रेड कलर। कल ही हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा अच्छे से। क्या हमने बात की थी भैया? जो रात को जगेंगे एनिमल्स वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं, थोड़े बहुत कलर्स वो देख लेते हैं जो दिन में जगते हैं। अगर उल्लू रात को जगेगा तो उसको क्या दिखेगा? ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा। ठीक, तो ये एक बात है। इनका टीवी पुराना है, अंकल का टीवी डब्बा ठीक है, तो जो रात को जगते हैं उनका टीवी डब्बा है, उनको व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। भैया जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो बहुत बार अपनी गर्दन को आगे पीछे या ऐसे रोटेट करते रहते हैं, मूव करते हैं। अगर मैं कहूं तो एक जगह टिका करके नहीं रखते। उसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकते हैं इसलिए एक जगह नहीं रखते। द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, यानी जो आंखें हैं किसकी? पक्षी की, वो फिक्स होती हैं। या फिर द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, मतलब कि बर्ड्स की आईज स्मॉल होंगी। या फिर देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। बात चल रही है मतलब कहीं और की बात चल रही है कि भैया आंखों के बारे में, यहाँ बात चल रही है कानों के बारे में। मतलब वही बात हो गई कि पूरी रामायण खत्म हो गई। आप पूछ रहे हैं किसी का कौन थी, तो बताएं एक बार आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। भैया जो बर्ड की जो आईज होती हैं वो फिक्स होती हैं, हमने कल ही डिस्कस किया था। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? मूव करनी पड़ेगी अपनी गर्दन। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं बट फिक्स्ड हैं। ठीक, और अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा जो स्पैन है उनका बढ़ जाएगा देखने का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा 10 ही क्वेश्चन लिए थे मैंने आज स्पीड पता नहीं कहाँ दिमाग था, बहुत ही स्लो रही टाइपिंग में। खैर, तो ये एक बेसिक बात हुई। आज इतना ही काम करेंगे, दिन में हम एक और सेशन के लिए जुड़े थे। कल दिन में सेशन नहीं करते हैं, क्या करें? रुको अभी 1-2 दिन, है ना, शाम वाले सेशन को कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी। कल 1-2 दिन रुकते हैं, दिन वाले सेशन को करेंगे कंटिन्यू, मंडे से कर लेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। 9 बजे तो मिलेंगे ही, और 9 बजे वाला सेशन थोड़ा अच्छे से करेंगे पूरा। तो 10 आउट ऑफ 10 आपके आए होंगे, अगर ना आए हों तो बहुत ही दुख की बात नहीं है, आगे आ जाएंगे।
वो आप कमेंट करके बता देंगे। इसके अलावा मैम प्लीज क्या हुआ, करेंगे करेंगे यार, उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन वाले को पीडीएफ हो जाएगी शेयर, आज वाली भी कर दूंगी मैं। और एक और चीज, कोई बात रह गई थी, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी कल इंग्लिश कर लेंगे इस टाइम पे, फिर किस दिन मैथ्स कर लेंगे, फिर उस तरीके से बाकी जो वो हिंदी वाला सेशन है 1 या 2 बजे का देखती हूँ मैं, अगर कल भी पॉसिबल हुआ तो देखती हूँ, बट मैं मतलब आप लोगों से वो नहीं कहूंगी, कमिटमेंट नहीं करूंगी, हो सकता है कि ना हो कल, तो कल का रहने देते हैं, मंडे से करते हैं या सैटरडे कर लेंगे, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो देख लेना। बहुत बढ़िया एंजल, चलिए फिर वो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, ईवीएस में तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। अभी तो कुछ नहीं कह सकते डेट पोस्टपोन होने का, अगर 3 के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो बहुत आसानी से पेपर लिया जा सकता है। तो अभी हम 3 मई का इंतजार कर सकते हैं कि फाइनली होता क्या है, ठीक है। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए, गुड नाइट। कैसे, ओके, यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसका मतलब है पर्यावरण अध्ययन। पेपर 1 के लिए होता है सीटेट में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। अब से पहले मैं 5 सेशन ले चुकी हूँ आपके कंटेंट मतलब चैप्टर वाइज डिस्कशन के ईवीएस के, और आज का सेशन और इससे पहले का जो ईवीएस का सेशन था उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ताकि आप जो चैप्टर्स आपने किए हैं आप ये इंश्योर कर सकें कि आपको समझ में कितने आए, पेपर में किस तरीके से वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एनसीईआरटी की समरी हम कर रहे हैं, ठीक। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आपको जो ये लाइव सेशन है अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल रहा होगा, बहुत सारी मेहनत के बाद, सरदर्द के बाद, टीम के वर्क के बाद, है ना। तो ये काम हुआ है कि ये चल पाया है। पिछले 3 4 5 दिनों में करियर विल पर भी प्रॉब्लम आई, यहाँ भी प्रॉब्लम आई, यूट्यूब पर भी, और बाकी जगह ठीक है सेशंस चल रहे हैं। बाकी तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी सेशन ले लो, बट लेट्स लर्न पे जब तक शाम को 9 बजे ना आऊँ, मतलब मुझे कंप्लीट फील नहीं होता। तो ये थोड़ी सी समस्या है मेरे साथ। तो समस्या नहीं है, ये अपने आप में अच्छी बात है। तो नोटिफिकेशन नहीं गया है बट अभी भी, खैर कोई बात नहीं। तो यूट्यूब है, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन है चीज़ें, तो प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, ठीक। हाँ बहुत ही बढ़िया। देखो ब्यूटीफुल का तो पता नहीं, बट मैं खुश बहुत हूँ कि चीज़ें फिर से ठीक हुई हैं, नहीं तो मैं बहुत परेशान थी, है ना। आप लोग सोच रहे हो ऐसे छुट्टी मिल गई मुझे, बट मैं हर रोज़ ट्राई कर रही थी आकर के, और चल नहीं पा रहा था। तो मतलब आई वॉज लाइक काइंड ऑफ जैसे खाना ना मिल रहा हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे पैसे आते हैं छप छप के, लॉकडाउन में वैसे ही मतलब कितना 35-40% जो है रेवेन्यू डाउन कर चुका है यूट्यूब, तो वैसे वाली बात नहीं है। ये जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है, सालों साल से यही चला आ रहा है। खैर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे करेंगे, कह के करेंगे तो और अच्छी बात है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर हैं, स्पेशली टेलीग्राम पर हैं तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। ये सर्च करके जो पीडीएफ है इस सेशन की, इससे पहले वाले 2 सेशंस की, वो मैं वहीं शेयर करूंगी। अब जनरली पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ मैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपके सामने क्वेश्चन पेश करती है, और कोशिश कीजिएगा अगर आपने इससे पहले के सेशन मेरे साथ जुड़ करके लिए हैं तो आप गलती ना करें इन क्वेश्चंस में। सिर्फ 10 क्वेश्चंस होंगे, ताकि ये भी चेक हो जाए कि अब इस लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर कल से कंटेंट करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बातें हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, A fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature। यानी कि एक फिश यानी कि एक मछली है वो मर जाती है यदि उसे एक ऐसे पानी में डाला जाए जो पहले उबाला गया था, फिर ठंडा किया गया, और उसके बाद मछली को उसमें रखा गया और मछली गई मर, ठीक। तो बात ऐसी है कि ऐसा क्यों हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज, ये हुआ क्योंकि द वाटर इन द एक्वेरियम इज, वो जो एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछलियों को रखते हैं, इवन आई थिंक बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो टॉर्टोइज जो कछुए होते हैं उनको रखते हैं, तो उसके अंदर पानी को उबाला गया, फिर ठंडा किया गया, और उसके अंदर फिर मछली को डाला गया और मछली गई मर। रीजन क्या है। डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित है ये पानी। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, पानी पी नहीं पाई फिश। डिप्लीटेड इन मिनरल्स, मिनरल्स की कमी हो गई। या फिर अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, स्विम नहीं कर पाई पानी में। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इस पानी में, यानी कि डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, उबाल करके दोबारा से पानी को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे डाला गया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रही, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई, होपफुली ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने केदार मिल जी, आप लाइक करके आए। क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे बढ़ सकते हैं, इंटरनेट नहीं रुक रहा हो तो, है ना। मतलब इंटरनेट नहीं, वो सर्वर का इशू था, यूट्यूब का कुछ ग्लिच चल रहा है, तो होपफुली अभी चीज़ें ठीक हुई होंगी।
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सही है सही है सही है सही है मैम, सी होगा। अच्छा, डिप्लीटेड इन मिनरल्स, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, डिप्लीटेड इन मिनरल्स। एक काम करो, इसको सी ही लगाओ, क्योंकि मैंने भी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस बनाए हैं और एक बार इसको रीचेक नहीं किया है। डिप्लीटेड इन मिनरल्स ही लगाओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पहले 2018 में कभी कराया होगा, तो खनिज रहित कह सकते हैं। ठीक, तो सी इसको मानेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है एक बार मैं क्लियर करके नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगी, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा कमेंट पिंड कर दूंगी अगर चेंज होता है तो। वैसे ठीक, चलो इसका आंसर ही मत लगाना, नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेपेंथीज इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स। भाई नेपेंथीज जो है एक प्लांट है जो ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और खा जाएगा फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को और इवन माइस को, यानी कि चूहे कीड़े जो पल्ले पड़े उसको खा जाए ये। ठीक, तो इस केस में इन आर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन। भाई हमारी कंट्री में ये किस जगह पाया जाएगा? अभी मैंने पिछले ही सेशन में एक आपको इमेज दिखाई थी, पिचर प्लांट भी कहते हैं इसको, नेपेंथीज को। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में ये मिलेगा, लेकिन इंडिया में कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर उड़ीसा? आंसर कीजिए, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका मेघालय। ठीक, मेघालय, वर्षा काफी होती है मेघालय में, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप में से कई लोग मेघालय से देख भी रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल मेक्स द सॉइल। भाई आप एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं एक जमीन के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स का, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना और बार बार सेम फसल, यानी मान लीजिए गन्ना उगाया तो गन्ने पे ही लगे हुए हैं आप, बार बार वही आलू चल रहे हैं तो आलू ही, गेहूं है तो गेहूं ही। ठीक, इस तरीके का कुछ जुगाड़ आपने किया हुआ है, तो ये फर्टाइल बनाएगा लैंड को या सॉइल को, जो आपकी मिट्टी है, मृदा है। बैरन यानी बंजर बनाएगा। यूजफुल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, किसी एक क्रॉप के लिए क्या है ये यूजफुल है। या फिर फिट फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। जो आंसर होगा वो बैरन होगा, यानी बंजर बन जाएगी वो जमीन जहां पर बार बार आप सेम फसल उगा रहे हैं एक तो, और दूसरा बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मल्टीपल तरह की जो फसलें हैं उनको उगाने से क्या होगा? फर्टाइल बनी रहेगी जो लैंड है, क्योंकि चेंज होता रहेगा। ठीक, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है? सही है यहां पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान लगा करके देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या कहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स हर्ड। एलिफेंट हर्ड के बारे में, यानी हाथियों के झुंड के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहां पर आपको सही कथन चूज करना है। किसके बारे में? एलिफेंट हर्ड के बारे में, जो हम पहले ही सेशन में आई थिंक कर चुके होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है, एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14-15 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि जो एलिफेंट हर्ड है, जो हाथी का झुंड है, मुख्य रूप से उसमें फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होंगे 14-15 साल तक के बच्चे और फीमेल एलिफेंट्स। याद करो, डिस्कस किया था कि नहीं किया था। फिर है, एन एलिफेंट हर्ड कॉम्प्राइजेज मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, मतलब एक विशेष परिवार के लोग ही होते हैं। जैसे हम लोगों में होता है ना, भैया ये बायोलॉजिकल मदर है हमारी, ये फादर हैं और ये इनके बच्चे हैं, बाकी हमारा कोई परिवार नहीं है, मतलब वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई या नेबरहुड हो गए। तो क्या इनके यहाँ ऐसा होता है? सोचिए। फिर है, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो लीडर होगी, लीड करेगी हर्ड को। या फिर एन एलिफेंट हर्ड में एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस। मतलब कि जो एक हाथियों का झुंड है वो मादा हाथी कितने भी उसमें एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट्स एंड द यंग वंस, आप कितने भी शामिल कर सकते हो, मतलब 100-200 का भी ग्रुप बन सकता है। दो ही चीजें सही हैं इनमें से, 4 चीजों में से 2 गलत हैं, उनको चूज कर लीजिए और किसी एक के साथ चले जाइए। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने ये पढ़ा था कि मेल एलिफेंट छोड़ करके चले जाते हैं हर्ड को जैसे ही वो 14 साल 15 साल के होते हैं, सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स बचती हैं और 14-15 साल तक के बच्चे बचते हैं हाथियों में। ये बात बिल्कुल करेक्ट हुई, यानी कि फर्स्ट जहां है वो तो ऑप्शन ठीक होगा। तो इन दोनों को तो हम हटा देंगे, सिर्फ इन दोनों में से चूज करना होगा। पेपर में ये काम जल्दी होगा, मैं थोड़ा सा टाइम लेके कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। ठीक, दूसरा क्या है, एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यहाँ पे चौधरी खानदान के लोग रहेंगे, उनका वो वाला सीन नहीं है, वो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं जो भी कहेंगे। ठीक, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही हो गए सिंपली, यानी कि पहला और तीसरा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया।
ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि कितने भी मेंबर्स होंगे, 6 से 20 मेंबर के आसपास होते हैं ग्रुप में, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके समक्ष, पढ़िए जरा, बताइए। मैं एक बार चेक करती हूँ ये सेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं। अभी भी मुझे नंबर ऑफ लर्नर्स शो नहीं हो रहे हैं, कितने लाइव हैं। लाइक्स तो मुझे दिख रहे हैं 1000, बट बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे लाइक्स के धुन में मेरे को दिखना बंद हो गया है, बट ये ग्लिच है सर्वर का। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, शायद फोन में दिख जाए। आंसर कीजिए फटाफट से। द प्लांट हैज लीव्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। भाई ये एक प्लांट है जिसकी जो पत्तियां हैं उनको वेजिटेबल्स के रूप में यूज कर लिया जाता है। इट्स सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑयल। जो इसके दाने हैं, सीड्स हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यानी तेल निकाला जाता है उनसे। और द प्लांट इज, तो जो लोग भी भारतवर्ष के गांवों से बिलोंग करते हैं वो तो वो तो आसानी से इसको पहचान लेंगे। कोकोनट, कैबेज, मस्टर्ड या स्पिनच। मतलब कि नारियल है ये ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियों को आप सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और पत्ता गोभी है, सरसों है या पालक है। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, और लाइक शेयर आप करते रहिएगा, उससे जो है बूस्ट मिलता है एक। 5th का सी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, मस्टर्ड। बहुत बढ़िया, 1800 लोग लाइव हैं, गजब जी, 1800 लाइक भी कीजिए। मस्टर्ड क्या है? सरसों। सरसों आप जानते ही होंगे, वो साग बनाया जाता है, बहुत फेमस है। पत्तियों से तो बनाओगे, और जो दाने होंगे उनसे ऑयल निकाला जाएगा। वो जो कच्ची घानी सरसों का जो तेल आप लोग खाते हैं, शायद आपने देखा हो कभी निकलते हुए, है ना। तो ऐसे मैंने काफी चीजें देखी हैं थोड़ी बहुत, तो मैं आई कैन रिलेट टू दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following animals front teeth keep on growing throughout its life? भाई कौन सा ये एक पशु है, जानवर है, जो जिसके जो टीथ हैं, यानी जिसके जो दांत हैं, वो जीवन पर्यंत ग्रो होते रहते हैं। इट हैज टू कीप gnawing on things to keep its teeth from becoming too long। मतलब किसी एक चीज पर इसको घिसना पड़ता है अपने दांतों को, ताकि बहुत लंबे दांत ना बन जाए। ठीक है बात? तो कौन है ये जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहेंगे? स्क्विरल है, लिजर्ड है, रैट है, टर्माइट है, मतलब दीमक है, चूहा है, छिपकली है या गिलहरी है। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया अमरीन, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक डिस्कशन कर लेती हूँ, मजा आता है, और आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, स्क्विरल, बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो शायद एनसीईआरटी में नहीं मिलते कई बार आपको, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। जैसे वो फिश वाला क्वेश्चन था, है ना, तो उसको आंसर को सी लगाइएगा। बाकी एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, कोई भी देखे अगर, कि पिंड में मैं डाल दूंगी उसका राइट आंसर क्या है। स्क्विरल यानी कि क्या? गिलहरी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर है। रैट नहीं होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं। Which one of the following places in our country is a cold desert? Cold desert, ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाएगा? इतनी एक्साइटमेंट है कि पेन भी उल्टा पकड़ रही हूँ आज तो। मतलब देखो, अगर 2 दिन सेशन ना ले पाऊं तो मतलब आई फील लाइक पता नहीं क्या छूट गया, है ना। तो कोल्ड डेजर्ट बताएं एक बार, ठंडा रेगिस्तान किसे कहेंगे? दार्जिलिंग को, जैसलमेर को, लद्दाख को या मेघालय को? और जिस दिन ये तत्परता नहीं रहेगी ना, जिस दिन ये फीलिंग नहीं रहेगी, उस दिन ये काम नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नयापन इंपॉर्टेंट है हर दिन, क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, लद्दाख। बहुत ही बढ़िया, लद्दाख। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। लेह लद्दाख आप जानते हैं, और मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ती है। हमने वहाँ के घरों के बारे में भी पढ़ा था, नीचे वाले फ्लोर पर वो अपने बेसिकली एनिमल्स को रखते हैं, और ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। मजाक में 8 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। Which of the following is not a characteristic feature of the roots of a banyan tree? banyan tree के बारे में हमने बात की थी, बहुत समय नहीं हुआ उस बात को, बहुत जल्दी ही बात की थी, कुछ दिनों पहले ही, जब हम सेशन जो है चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। जो बरगद का पेड़ है उसकी क्या विशेषता नहीं होगी? रोहित कश्यप नाम ले लिया आपका। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स। भाई रूट्स क्या हैं? खंबे की तरह सहारा देती हैं पेड़ को, जो उसकी जड़ें हैं। या फिर रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से नीचे लटकेंगी। देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स, मतलब कि अंडरग्राउंड रूट्स हैं, भूमिगत हैं, या रूट्स स्टोर फूड।
आंसर कीजिए, बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ। आंसर जो है इसका वो बिल्कुल 1 मिनट रुको, आकृति गौर ने किया है 20 रुपीज का सुपर चैट, जी धन्यवाद। आंसर पे आते हैं, इनमें से कौन सी एक बात ठीक नहीं है, बरगद के जड़ों की विशेषता नहीं है। तो ये बात आप क्लियरली जानते हैं, देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स, ये बात गलत है क्योंकि जो बरगद की रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो बाहर लटकी हुई होती हैं। मैंने फोटो भी दिखाया था आपको इसीलिए कि कितनी नीचे तक लटकी हुई रहती हैं, ये बहुत बूढ़ा हो जाता है पेड़। ठीक, तो ये स्ट्रेंथ का काम करेंगी, बिल्कुल पेड़ के लिए पिलर का काम करेंगी, नो मतलब डाउट इन दिस, बट ये अंडरग्राउंड नहीं होती, ये बाहर होती हैं, हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से नीचे की तरफ जाती हैं। स्टोर फूड, स्टोर वाटर, ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है। तो नॉट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। भाई हनी बीज यानी मधुमक्खी क्या है, एक अपने पूरे छत्ते में रहती हैं, पूरे ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनीज में रहती हैं। आपने देखा होगा, कभी आपका क्या मतलब ऐसे इंटरेक्शन हुआ हो तो मजा आ गया होगा आपको, इतना एकदम भारी भारी फील हुआ होगा। जिनका वेट नहीं बढ़ता वो ट्राई कर सकते हैं, है ना, ऐसे ट्राई मत कर लेना, पता लगे घर वाले मुझे गालियां देंगे। ठीक, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। तो हनी बीज की तरह कौन सा एक है जो कॉलोनीज में रहता है, कॉलोनीज में रहता है, नहीं रहता है, डज नॉट, ओवर एक्साइटेड हूं मैं, डज नॉट। तो ऑप्शन है आंट यानी चींटी, टर्माइट, दीमक, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, और फिर है आपका हड्डा यानी कि वास्प। बताएं एक बार। वास्प को आई थिंक वो ततैया या फिर वो बर भी कहते हैं, आई थिंक देखा होगा आपने, येलो कलर का, बहुत मजे दिलाता है काट ले तो। आंसर कीजिए फटाफट से। सी और डी मिक्स्ड आंसर आ रहा है, स्पाइडर। बिल्कुल, जो मकड़ी है वो देखा होगा आपने, उसका अपना एक जाल होगा और वो उसमें अकेले रहेगी, है ना। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी सब सिद्धांत शर्मा कूल भेज रहे हैं सुपर चैट में 40 रुपीज के, बहुत ही बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स, क्वेश्चन भी पूछ लिया करो कुछ, मानती हूँ मैं, सपोर्ट दिखाते हो आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर। भाई जो चींटियां हैं आपने देखा होगा ग्रुप्स में रहती हैं। टर्माइट जो है आपने दीमक देखा होगा, भयंकर ग्रुप्स में रहती है। जो वो ततैया है, बर है, वॉस्प है, वो क्या है, वो भी ग्रुप में रहेगा। ठीक, जब भी तो एकदम टूट के पड़ेंगे, ठीक है बात। लेकिन स्पाइडर जो है वो ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली अपना एक स्पाइडर मैन नहीं है ये, स्पाइडर है, अपने आप में मकड़ी है जो जाला बनाएगी अपना और रहेगी वहां। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के लिए लास्ट होगा। कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन अ स्नेक चार्मर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन। भाई स्नेक चार्मर कालबेलियाज हमने समझा था, सपेरे को कहते हैं। जब वो अपनी बीन बजाएगा, आपने बहुत सारी नागिन वाली मूवीज देखी होंगी, पुराने जमाने में बड़ा क्रेज था उनका, है ना। तो हाँ, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो वो अपनी बीन बजाएगा जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल। द स्नेक स्विंग्स इट्स हेड एंड फ्रो टू इट्स साउंड। स्नेक जो सांप है उसकी आवाज सुनेगा और इधर उधर क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, उसकी तरफ जाएगा। तो ये किस कारणवश होगा ऐसा? हाउ डू यू थिंक द स्नेक रिस्पॉन्ड्स टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप क्या सोचते हैं जो सांप है वो किस बेसिस पे रिस्पॉन्ड करेगा, किसको, इस एक बीन को, इस एक इंस्ट्रूमेंट को जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अमीनुल बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट मतलब सूंघ करके, बाय बियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट आवाज सुनकर के मोहित हो जाएगा क्या बीन बजाई है, या फिर बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब मूवमेंट से, या फिर बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। जो ये इंस्ट्रूमेंट है, बीन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कालबेलिया, सपेरा, स्नेक चार्मर की, क्या करेगा उससे, मतलब कैसे आएगा सांप? आप क्या सोचते हैं? ऐसे जिन्होंने मूवीज ही देखी हैं सिर्फ और जो बॉलीवुड को सत्य समझते हैं, तो वो लोग बहुत गलती कर रहे होंगे। साउंड के बाद नहीं आता क्योंकि स्नेक्स आर डेफ, वो जो एयर में साउंड है उनको नहीं सुन सकते, मतलब बहरे हैं, सांप नहीं सुनेंगे आपकी कहानियां। ठीक, स्मेल करके तो नहीं आएगा, जब इतनी पास तो होगा नहीं, आपने देखा होगा वो मूवीज में कहीं से भी आ जाता था। तो आंसर क्या है इसका? ये बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस। मूवमेंट से क्यों नहीं आएगा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जरूरी थोड़ा ना आप सामने उसको मूव करके दिखा रहे होगे। ठीक, तो ये क्या है? बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस।
सांप जो है वो वाइब्रेशन से पहचानते हैं कि कोई है कि नहीं है। ठीक, वाइब्रेशन ऐसे वाइब्स मैच नहीं करती ना आजकल कई लोगों की, तो ये वही है, वो सांप की वाइब्स जो है मैच कर जाती हैं बीन के साथ। तो बॉलीवुड हमें बहुत बेवकूफ बनाता है कई बार, और ऐसे प्यार व्यार के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या कचरा है। तो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देखना अच्छी बात है। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू डियर, धन्यवाद सुष्मिता दास। चलिए, तो आज तो आप लोगों ने मतलब क्या सुपर चैट का, क्या आज सुपर चैट वाला दिन है क्या? तो 10 आउट ऑफ 10 आपने कितने तीर मारे जरा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और मजा आया आज के डिस्कशन में। ये अटका नहीं सेशन, क्योंकि क्या होता है, मैं पूरा एक पीपीटी तैयार करती हूँ अच्छे मन से एकदम कि डिस्कशन होगा और 9 बजे मतलब आई फील लाइक होम। तो होता क्या है, सेशन अटक जाता है बीच में और मजा खराब हो जाता है। आप लोग भी आते हैं टाइम निकाल के, मैं भी यहाँ पे खड़ी होती हूँ, पूरा तामझाम, इधर 3-4 स्क्रीन चल रही हैं। अभी एक फ्रेंड ने कल परसों सेशन देख लिया था, किसी ने कहा, मेरे को फोन आया था किसी टीचर का कि बहुत सीरियस दिखते हो आजकल आप। तो मैं उसको कहा, मैंने यार देखियो एक बार ऑब्जर्व करियो, मतलब आई एम नॉट एबल टू लाइक ऑब्जर्व और नो थिंग्स। तो उसने देखा तो वो कह रही थी कि यार तू इधर क्या देखती है, ऐसे बुक रखी होती है क्या? मैंने बस यही रह गया था सुनना। तो मैंने कहा 2 स्क्रीन लगी हुई हैं, इधर एक सामने है, इधर ओबीएस जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो दिखता है, उधर स्क्रीन दिखती है, इधर मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसी मतलब दोस्त तो दोस्त ही रहते हैं। मैंने कहा पॉसिबल है क्या पढ़ के पढ़ाना सामने देख देख के? तो मैंने 4 साल में तो हुआ नहीं, अब हो जाएगा ये काम। तो बहुत मजा आता है जीवन में, बहुत मजा है, बस हमें फील करने की जरूरत है ना। छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढिए, कहीं पहुंच के खुशी नहीं है, ऐसे सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। आज के लिए काफी आपने मेरी कहानियां सुन ली हैं, मैंने आपकी सुन ली हैं। कैसे करूं सुपर टेट, तैयारी करो, क्या करूं मतलब? केदार बोले एक बार कमेंट करके बताना, मैं आज कमेंट पढ़ूंगी बैठ करके। बहुत बढ़िया, इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक बार देख लूंगी कोमल। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है सही है। चलिए बहुत बढ़िया सीमा जी। किसी का कोई डाउट हो आज के किसी भी क्वेश्चन में? क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में टाइप किए हैं, बिल्कुल 1.5-2 घंटे खराब हुए हैं उसको आज सेटअप करने में पूरा दोबारा से। आवाज भी अच्छी आ रही होगी अब। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना किसी का कोई भी डाउट हो। एक बार मैं भी देख लूंगी फिर से क्वेश्चंस, रीचेक कर लूंगी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है फ्लो में भी, और टाइम भी हो गया, मतलब ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है ऑब्वियसली ईवीएस। ठीक, चलिए ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट, कल मिलते हैं 9 बजे मिलेंगे, टेक केयर। और पॉसिबल होगा क्या पता नहीं, चलो शाम को मिलेंगे, दोपहर में हुआ तो सरप्राइज हो जाएगा। टेक केयर। Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। डिस्कस करेंगे EVS सेशन 8 होगा आपके साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ से आपको कई क्वेश्चंस, पहले अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में उठा करके, तो आपको कई सारे टॉपिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तरीका वही रहेगा, पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे, और एक बेहतर वे में बीच बीच में क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, जहां एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके टॉपिक्स को लेकर के। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, और आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई मजा इंपॉर्टेंट है सीखने में ना, जॉय इज इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर आपने ना किया हो अभी तक। और इससे पहले कि अगर ये सेशन, पूरी जो सीरीज है ये ईवीएस पेडागोजी, सॉरी पेडागोजी नहीं, कंटेंट प्लस पेडागोजी, एनसीईआरटी की समरी, और जो पेडागोजी सेक्शन रहेगा वो भी डील कर लेंगे हम लोग। तो ये पूरा 30 मार्क्स की तैयारी है आपकी। तो स्टार्ट करेंगे और समझते हैं थोड़ा सा कुछ नई चीजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप करेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। और आज की कहानी शुरू करेंगे डेड सी से, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा तो हम बना लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है जी, बहुत सही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुलंदशहर में 5 केस, हाँ ये सुनने को मिला है, आज मम्मी बता रही थी। खैर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिए, आप लोग सेफ रहिए। तो अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर करके एक आपका चैप्टर है, और अगर मैं बात करूं तो पानी के साथ एक्सपेरिमेंट। बात हुई है ऑल ओशियंस एंड सीज, जो सागर और महासागर हैं, समुद्र और महासागर जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हैव सॉल्टी वाटर। इनका जो पानी है नमकीन होगा, ऐसे गाने बना करते थे पहले, है ना। तो हाँ, तो कह सकते हैं भाई इनका जो पानी है, ओशियंस और सीज का जो समुद्र हैं, सागर हैं, उनका पानी कैसा होगा? नमकीन होगा। और द सॉल्टिएस्ट वाटर
कैन बी फाउंड इन द डेड सी। और सबसे ज्यादा जो नमकीन पानी पाया जाएगा, खारा कह सकते हैं आप इसको, है ना, सलीन कह सकते हैं, तो ये कहां पर पाया जाएगा? ये डेड सी में। ठीक, डेड सी, मृत सागर कहेंगे इसको हिंदी में। ठीक है बात, मृत सागर कहेंगे। यहां से सब कुछ क्लियर है। मृत सागर क्यों कहा जाता है इसको समझेंगे। बेसिकली इसकी डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, बेसिकली जो नमक की क्वांटिटी है, सॉल्टी वाटर इतना ज्यादा है कि 300 ग्राम 1 लीटर में, मतलब 30 to 35% तक जो सैलिनिटी है वो चली जाती है। मतलब जो खारापन है, जो नमकीन होना है, इसका डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, मतलब इतने क्लोज हो जाते हैं जो कंटेंट है इसके अंदर के, कि अगर कोई गिरेगा तो डूबेगा नहीं। ठीक, और इसी कारणवश इतना ज्यादा सॉल्टी होने की वजह से इसमें जो फिश हैं या बाकी के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रहते हैं पानी में, वो रह नहीं पाते हैं। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होती है जो सरवाइव करती है। ज्यादातर चीजें जैसे फिश वगैरह इसमें नहीं पाई जाएंगी। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे। हाँ, 330% और 30 to 35% जो है वो लोएस्ट रहती है, मतलब अगर कम गई तो 30 to 35% चली जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम बात करें, यही बात हमने अभी डिस्कस की थी, सॉल्ट इन 1 लीटर, 1 लीटर पानी में अराउंड 300 ग्राम पानी, मतलब सॉरी नमक, तो अपने आप में क्या हुआ? भयंकर तरीके से सॉल्टी हुआ। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो है वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि जो सॉल्ट की क्वांटिटी है या डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप जाएंगे तो आप तैर सकते हैं इस तरीके से, और डूबेंगे नहीं आप बिना किसी एक पैरा, वो जो भी पानी में यूज करते हैं हम लोग, तो बिना किसी जैकेट वैकेट के, बिना किसी मतलब किसी भी चीज के, कोई आपको बोट वोट नहीं लेके जानी है ना, ऐसे ही बच जाओगे, ऐसे तैर के आ जाना। अमीनुल हक, बहुत बढ़िया। ठीक, द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बिल्कुल, जो सरफेस है, जो सतह है पानी की, उस पर जो व्यक्ति है वो तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। ठीक, क्लियर बात हुई यहां तक की? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ये जॉर्डन और इधर इसराइल के बीच में, जॉर्डन ईस्ट ऑफ जॉर्डन में, और इसराइल के अगर नीचे साउथ की तरफ आएंगे तो ये वेस्ट में पड़ेगा, जो ये है आपका डेड सी। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं ये। डेड सी है जो, जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, और जिसके कारणवश जो व्यक्ति है वो डूबेगा नहीं। 300 ग्राम जो है नमक मिलेगा 1 लीटर में, और ये सारी कहानी है। ठीक, क्लियर हुई बात? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले से, व्हाट इज डेड सी? मृत सागर क्या है? अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस। ऐसा पानी है जिसका जो पानी है वो जहरीला है, इसलिए इसको मृत सागर कहते हैं। या फिर बी ऑप्शन, अ सी विच इज सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज। एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है, नमकीन है, ये कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, नहीं, फिश वगैरह नहीं पाई जाएंगी, जो कुछ आपके बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, इस तरीके की कुछ कुछ चीजें पाई जाएंगी बस। आ सी इन विच हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। बहुत उच्च और निम्न जो ज्वार है, टाइड्स हैं, वो आती रहती हैं। या फिर आ सी इन विच इट इज डेंजरस टू सेल शिप्स। बताइए। बिल्कुल, अ सी विच इज सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सी। एक समुद्र जो सभी महासागरों में, समुद्र में सबसे ज्यादा नमकीन है, खारा है ना, सॉल्टिएस्ट है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मतलब मच्छरों के लिए एक ट्रीट। ये एक चैप्टर है जो मलेरिया के बारे में है ज्यादातर, और मलेरिया के बारे में कैसे पता लगाया रोनाल्ड रॉस ने और कैसे इसकी दवा बनती है, ये मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो पहला पॉइंट क्या है? इन मलेरिया फीवर कम्स विद चिल्स एंड रिगर्स। मतलब कि ठंड से एकदम कपकपी बंधती है आपकी। मलेरिया हुआ होगा तो आपको कभी तो एकदम ठंड लगेगी और बहुत ही तेजी से आपकी बॉडी हीट होगी और फीवर होगा ठंड के साथ। तो ये क्या है? एक लक्षण हुआ किसका? मलेरिया का। मेडिसिन फॉर मलेरिया, जो दवा है जो बनती है मलेरिया के लिए, बेसिकली बुखार है मलेरिया, आप जानते ही हैं, सिनकोना ट्री से। आई थिंक इसको पता नहीं कोकून कहेंगे या क्या कहेंगे हिंदी में, तो एक बार बताना अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, तो ये है, अगर हम बात करें सिनकोना बार्क जो है, छाल है सिनकोना पेड़ की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी वाले एक बार बताएंगे इसको क्या कहते हैं सिनकोना को हिंदी में, ताकि जो लोग बाद में देखते हैं उनको भी कुकून। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया जिन्होंने मेरा आंसर दिया, कुकून
कहेंगे इसको हिंदी में, कोकून की जो छाल है यानी सिनकोना ट्री की जो बार्क है उससे इसकी दवा बनाई जाती है, और पुराने टाइम में इसको पीस करके भी निकाला जाता था। अब इनकी बात करेंगे रोनाल्ड रॉस की। रोनाल्ड रॉस कौन है? वो व्यक्ति जिन्होंने मलेरिया का पता लगाया कि भाई ये मच्छर से होता है। द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक, ये इन्होंने जो एक मच्छर था उसके पेट में झांक करके ऐसे पूरा माइक्रोस्कोप लगा लगा करके देखा। रोनाल्ड रॉस ने, नाम क्या है इनका? रोनाल्ड रॉस, एक ब्रिटिश मेडिकल स्कॉलर थे। ठीक, इन्होंने देखा और पाया कि ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट्स अ डिजीज ऑफ बैड एयर। मतलब जब भी पहले किसी को मलेरिया होता होगा लोग सोचते थे कि भाई ये ना बुरी हवा की वजह से होता है, खराब हवा में रहने की वजह से मलेरिया होता है। लेकिन इसकी जो खोज की प्रॉपर तरीके से वो किसने की? रोनाल्ड रॉस ने की। ठीक, कुनैन कहेंगे, कोकून कहेंगे, जो भी वॉट एवर इट इज, समझ जाया करो बात को, जो बात है वो समझ में आनी चाहिए, है ना। बाकी तो आप ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर के कर सकते हैं। कुनैन लिख लेना भाई उसको, पेड़ को ना, कोकून नहीं होगा। ठीक, ओके फाइन, एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ वन सेल्ड पैरासाइट कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम। भाई परजीवी कहते हैं हम पैरासाइट को। वन सेल्ड सिंगल सेल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जो किसमें पाया जाएगा? इस मच्छर में पाया जाएगा। ये क्या है? ये एक अपने आप में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, यानी ये मेल एनोफिलस से नहीं होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होगा। विच लुक्स ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स। ब्राउनिश तो दिख ही रही है आपको, स्पॉटेड विंग्स भी दिख ही रहे होंगे, ये रहे स्पॉटेड विंग्स। तो ये किससे होगा? बेसिकली ये फीमेल एनोफिलस मच्छर से होगा अपने आप में। क्लियर? बिल्कुल, एक कोशीय, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है कहानी। मलेरिया की मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है, एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है। ये है मलेरिया की मेडिसिन और बनेगी किससे? सिनकोना बार्क से। सिनकोना क्या है? कुनैन, आपने अभी बताया है ना, कुनैन। ठीक, तो सिनकोना जो बार्क है, कुनैन की जो छाल है, बता दो एकदम करेक्ट कर दो अगर अभी भी गलत लिख दिया हो तो। ठीक, कुनैन की जो छाल है यानी सिनकोना ट्री का जो बार्क होता था उसको लोग क्या करते थे? मलेरिया की दवा बनाने में इस्तेमाल करते थे। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क। जो ये छाल थी, ये जो बार्क थी इस एक ट्री की, सिनकोना की, उसको उबालते थे पानी में, फिर उसके बाद स्ट्रेन करते थे पाउडर को और उसको पीते थे या यूज करते थे। अब इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। 3-4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने कि भाई ये चीज है। मलेरिया के बारे में किसने पता किया? तो रोनाल्ड रॉस ने पता किया। कैसे बनता है? तो ईलन मंत्रा, बहुत बढ़िया। कैसे बनता है? तो आपकी सिनकोना बार्क ट्री से बनेगा, मतलब सिनकोना ट्री के बार्क से बनेगा। इसके अलावा पहले क्या होता था? लोग इसको उबालते थे पानी में। अब क्या होता है? मेडिसिन बन जाती है। यही 4-5 पॉइंट है, इन्हीं में से कुछ पूछ लेगा। ठीक है बात। फीमेल एनोफिलस से होगा। ये 5-6 पॉइंट हुए जिनको हमने रिवाइज भी कर लिया। अब कुछ और चीजें हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो सकता है, एनेमिक हो सकता है व्यक्ति, है ना। और आयरन किसमें पाया जाएगा? तो आयरन इज फाउंड इन जैगरी, मतलब जिसको हम गुड़ कहते हैं, इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। आंवला, आंवला भी आप देखते हैं खट्टा होता है भयंकर रूप से। और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जी हैं, इन सब में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। और अगर आयरन की कमी आपके अंदर होती है, जो कि मुझे हो गई थी लास्ट ईयर, तो क्या होगा? आप एनेमिक हो जाएंगे, एनेमिया हो जाएगा आपको, मतलब जो हीमोग्लोबिन है आपका वो भी जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। पूरे देश भर से आप लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया की बात कर रहे थे हम अभी कि भाई जो एनीमिया है, खून की जो कमी है एक तरीके से आप में, दिल्ली स्कूल्स में क्या हुआ था? 2007 की बात है। ये एक रिपोर्ट दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है। ठीक, तो इवन आयरन पे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आयरन किस में पाया जाएगा, तो आप बताएंगे भाई जैगरी में, मतलब गुड़ में, आंवला में, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वहां पर ये पाया जाएगा आपका आयरन। ठीक, 17 नवंबर 2007 को, 2007 में कई हजार बच्चों को जो कि एमसीडी के स्कूल्स में पढ़ रहे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिल्ली में, उनको एनीमिया हो गया।
और इसकी वजह से एनेमिक होने की वजह से उनकी जो फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हुई। ऑब्वियसली ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे, एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए। ये तो बहुत ही भयंकर लक्षण है इसका, एनर्जी लेवल डाउन होना। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। ऑब्वियसली जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों प्रभावित हैं तो पढ़ेंगे कहां से। नाउ हेल्थ चेकअप्स, तो अब इससे क्या निकल करके आया, आपको बताया जा रहा है कि भाई अब दिल्ली के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, वहां पर भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं, कार्ड बनाए जाते हैं बच्चों के, और उनको आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। इवन यूपी में भी आई थिंक, मुझे जितना पता है, दी जाती है टैबलेट्स बच्चों को आयरन की। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं अब इसी के साथ। एग्जैक्टली एल्गाई इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन मोस्टली। ज्यादातर रेनी सीजन में, बारिश के समय में, मॉनसून में क्या होगा, ये एल्गाई जो है बेसिकली ग्रीन कलर की, जिसको काई कह देते हैं बहुत ही शुद्ध देसी भाषा में, है ना, ये ग्रीन दिखने वाली काई जो किसके ऊपर आ जाएगी, पानी के ऊपर आ जाएगी। कैसे सीजन में, जो आपका बारिश या बरसात का सीजन है, आपने ट्यूबवेल देखा होगा, वहां पे भी जम जाती है कई बार, है ना, पॉन्ड्स हैं या जो भी पानी जहां पर भी अवेलेबल है वहां एल्गाई जो है वो जमा हो जाती है बारिश के मौसम में। ठीक, हमारे तालाब में भी है। बहुत बढ़िया, आप अपना तालाब सबको दिखाएं, यहाँ फोटो भेजें आकाश। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छोटी सी बात है, फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स। जो फ्लाइज होती हैं, यानी कि जो मक्खियां कह सकते हैं, हाउस फ्लाई जिसको कहते हैं हम, इससे क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने देखा होगा बड़े छोटे कई प्रकार की होती हैं ये भी, तो इनसे क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी, पेट से रिलेटेड आपकी समस्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैठेंगी, फल पर बैठेंगी तो वहां गंदगी फैलाएंगी, आप खाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। सिंपल सी बात हुई। तो फ्लाइज क्या है, स्टमक प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं या कॉज करती हैं। ठीक, बहुत बढ़िया रूपेश जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ 2 पॉइंट्स हैं। बाय पुटिंग एलम इन वाटर, एलम क्या है, फिटकरी जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फिटकरी के, आप लोग सभी अवगत होंगे, व्हाइट कलर की होती है। अब ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि बना के बताऊं। बाय पुटिंग एलम इन वाटर ऑल इट्स इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, जो भी गंदगी होती है वो नीचे चली जाती है यदि आप फिटकरी डाल देते हैं पानी में तो। क्लियर हुई बात? इसके बाद क्लोरीन इज ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स इन द वाटर, क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए पानी में। ठीक, तो अगर हम एग्जांपल लें किसका, फिटकरी का, एलम का, तो आप देख सकते हैं ये एक्शन ऑफ एलम ऑन मडी वाटर। मान लीजिए गंदा पानी है, ये डर्टी वाटर है, इसमें यहां मड है, और क्लीन वाटर क्या है, क्लीन हो जाएगा। एलम जो है, आपने जो ये फिटकरी यूज की है, इसकी वजह से सारी जितनी भी गंदगी होगी वो नीचे जाकर के जम जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक की? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सुधांशु जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, रेखाज मदर एड्स फिटकरी यानी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। भाई एक रेखा है, कोई बच्ची है, उनकी जो माँ है वो फिटकरी नहीं होगी, ये फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं, तालाब से पानी लाने के बाद उसमें फिटकरी डाल देती हैं। रीजन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सेडिमेंट, लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, या फिर चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, या फिर किल जर्म्स, या फिर डीकलराइज वाटर। मतलब बताएं एक बार आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से आंसर करें। बहुत बढ़िया, सही है, सही है। मैम प्लीज, क्या क्या बताएं, फॉर्मूला बताओ। हाँ, साइंस ही तो मेरा स्पेशलाइजेशन है? ईवीएस पढ़ लो 3rd 4th 5th की बताओ एक बार, पढ़ा होगा कभी, याद नहीं। आंसर कीजिए फटाफट से। किल जर्म्स इन वाटर, सिंपल हुआ। हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दांडी मार्च के बारे में है, यानी दांडी यात्रा के बारे में है जो गांधी जी ने की थी। कहां से कहां तक? अहमदाबाद से दांडी के सी शोर तक, यानी कि किनारे तक, जो कि गुजरात में है दांडी। ठीक, ये हुई किसके लिए थी? 1930 पूछा हुआ है कि कब हुई थी, तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था, है ना। और ये किसके विरुद्ध में हुआ था या किस बात के लिए हुआ था? तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बना दिया था कि जो लोग हैं इंडिया के वो क्या नहीं कर सकते, वो बेसिकली
सॉल्ट नहीं बना सकते, इवन अपने यूज तक के लिए वो सॉल्ट नहीं बना सकते, नमक का उत्पादन नहीं कर सकते, और नमक नहीं मिलेगा तो फिर जिएंगे कैसे। ठीक, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, एक मार्च यानी कि एक यात्रा की बड़ी सी, और जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए इस लॉन्ग वॉक में, जो कि अहमदाबाद से और दांडी यानी कि गुजरात में है, दांडी सी शोर उसके किनारे तक गुजरात में गई। क्लियर हुई बात यहां तक कि इस एक लॉ के प्रति क्या किया, प्रोटेस्ट किया गया इसके द्वारा। तो एक बेसिक बात है, गांधी जी ने स्टार्ट किया कुछ लोगों के द्वारा 1930 में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, एक चैप्टर है आपकी बुक में एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th, जहां से आपके ज्यादातर 95% क्वेश्चंस आपके आ ही जाते हैं, कई बार 100% भी आ जाते हैं सीटेट में, और इसी को हम कवर कर रहे हैं। अप यू गो करके, ये बछेंद्री पाल के बारे में, बेसिकली ये माउंटेनियरिंग के बारे में है, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग, उसके बारे में है, एवरेस्ट के बारे में है। तो यहां बछेंद्री पाल एक महिला हैं जिन्होंने बेसिकली जो भारत की पहली यानी फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया एंड 5th विमेन इन द वर्ल्ड, 5वीं महिला बनी विश्व में और भारत की पहली प्रथम विमेन रही, जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट की पीक पर गई। जो माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं हम, और 8848 मीटर के आसपास यानी 29,029 फीट के बराबर की हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में है। ठीक, तो ये माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है ना। तो ये एक बेसिक बात है। कौन है, बछेंद्री पाल, नाम आप याद रखेंगे। उत्तराखंड से हैं और इनके बारे में कुछ और चीजें हम अभी जानेंगे। 8848 यानी वही 8848, बिल्कुल अप्रॉक्स इसको एनसीईआरटी में 8900 मीटर्स दिया हुआ है, तो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ज्ञानी नहीं बनना है आपको सीटेट के लिए, जितना जरूरी है उतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और एनसीईआरटी को आप आधार बनाएंगे और प्रीवियस ईयर को। बछेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज, जो कि नकुरी विलेज कहाँ है, गढ़वाल में है, उत्तराखंड के अंदर। गढ़वाल आपने सुना होगा, नकुरी विलेज से हैं, गढ़वाल में है, जो कि उत्तराखंड में। ठीक, यूके है, कई लोगों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट, नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट्स उत्तराखंड। ठीक, व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। अब आपको अगर इसको पॉइंट बनाना हो, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, स्टेम कहते हैं, और बाकी के आपको डिस्ट्रैक्टर्स दे दिए जाएंगे, ABCD, इसमें बता देगा कि भाई जो बछेंद्री पाल हैं वो गढ़वाल से हैं, हाँ बिल्कुल है, उत्तराखंड में है ये। उन्होंने कौन सा एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग के लिए, तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अब हो सकता है इनके गाइड का नाम टेढ़ा मेढ़ा कुछ और दे दे, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है इनके गाइड का नाम। इसके अलावा 1984 में जब मिसेस इंदिरा गांधी असेसिनेशन हुआ था उनका, 1984 में ही हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1984 में बछेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए इनको एक टीम मेंबर की तरह क्या किया गया, इनको इंक्लूड किया गया, इनको सेलेक्ट किया गया, क्योंकि हर किसी को तो नहीं करते होंगे ना। तो एक बेसिक बात हुई। हाँ, फ्लावर वैली भी उत्तराखंड में है, ये हमने डिस्कस किया था किसी एक सेशन में एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को देखो टाइम की समझ बताई गई है। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock, 1:07 के बाद दोपहर में 23 मई को बछेंद्री पाल कहां पर पहुंची, 8900 मीटर की हाइट पर, 8900 मीटर की हाइट पर, जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक हुई, सागर माथा कहेंगे जिसको, नेपाल में है। ठीक, तो अब जो पीक है सागर माथा भी कहेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये कुछ अगर हम देखें, बिल्कुल जो एनसीईआरटी की बात करें तो 8900, अगर राउंड फिगर में करके देखें वैसे 8848 हम इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप। अब एक और बात बताई गई है, भाई माउंट एवरेस्ट की जो पीक है ना, वहां पर 2 लोगों के लिए जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, तो एक एक करके इन लोगों ने किया होगा कुछ। इनके साथ एक और टीम मेंबर थी इनकी, बछेंद्री पाल के साथ, और ये गई। शी बोर्ड हर हेड, पिच्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। भाई उन्होंने अपना ऐसे ऐसे बो किया झुक करके, और क्या किया, जो फ्लैग है अपना नेशनल भारत का उसको फहराया वहां, और कुछ फोटोग्राफ्स लिए, और 43 मिनट इन्होंने हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि मतलब दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर
43 मिनट्स उन्होंने बिताए। तो ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी दिन को रात कहे तो दिन को रात कहिएगा, अदरवाइज नंबर कटवा के आओगे, ठीक है। ये जितने भी रिसर्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे, वो रिसर्च काम नहीं आएगी, एनसीईआरटी काम आएगी पेपर में, चाहे वो 6th 7th 8th की एसएसटी की हो, चाहे वो मैथ्स एंड साइंस की हो, चाहे वो फिर ईवीएस हो, जो अगर मैं बात करूं 3rd 4th 5th की, तो काम की चीजें पढ़िए। बहुत बढ़िया मेगा जी, आगे बढ़ेंगे। ये हुई बछेंद्री पाल की कहानी। अब कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया है कि भाई जो ठंड है, आप कैसे, ये लोग जो हैं जो माउंटेनियरिंग पर जाते हैं, किन चीजों का कैसे ध्यान रखते हैं। विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कूल। मतलब कि भाई जो विटामिन है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आयरन से रिलेटेड जो है चीजें लेनी चाहिए यदि हमें अपने आप को वार्म यानी कि गर्म रखना है, सर्दी में जीवित रहना है तो, ठीक। तो जो लोग माउंटेनियरिंग पर जाते होंगे, जो माउंटेन क्लाइंब करने जाते होंगे, जैसे बछेंद्री पाल की भी बात हो रही थी, ये लोग क्या लेते होंगे, इस तरीके की चीजें लेते होंगे जिसमें विटामिन मतलब विटामिन लेंगे, ये आयरन जिसमें ज्यादा होगा वो चीजें इस्तेमाल करेंगे। टेकला विलेज इज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स इन झालरापटन, झलवार, राजस्थान। अब ये एक विलेज के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है। जो टेकला विलेज है आपका 1600 मीटर की हाइट पर है। कहां है ये आपका झलवार में है, राजस्थान में। क्लियर हुई बात। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर और भी कई सारी चीजें दी हुई है एनसीईआरटी में, मैंने उनको हटा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं है कभी और कम ही चांसेस हैं। द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग एंड द बैक शुड बी स्ट्रेट। मतलब जो एंगल है आपका, आपने देखा होगा शायद फोटो में, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। जो क्या कहें, जब आप चढ़ रहे हैं किसी एक पहाड़ पर और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है मेरी तरह आप आराम से खड़े हो, है ना, तो वहां जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतनी कहानी आज की। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स थे, या कुछ कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने आज डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चीजें समझ आई होंगी आपको। बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वर्ड्स में मत जाया करो, कई बार भावनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। क्या हुआ, किसको गुस्सा आया, आदित्य राजपूत, क्या हुआ, मतलब कैसे ऐसे भैंस खुल ली आपकी ऐसे खेत काट लिया आपका, बताओ एक बार। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। 2700 लोग देख रहे हैं, सॉरी 2700 लोग लाइक कर चुके हैं, 3400 देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे 1000 लोग तो ऐसे गोली चोट साइड हो जाते हैं। और बहुत आज का सेशन फुल एनर्जी एंड ह्यूमर जी, धन्यवाद। बाकी आज हाँ, बहुत ऐसे सफाई हुई है आज लॉकडाउन में, तो मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ। और कल से बढ़िया काम करेंगे, डेली कर ही रहे हैं, वैसे डिस्कशन डेली चलेगा। हाँ, आपको खुश देखकर अच्छा लगता है जी, धन्यवाद। सेम ईयर, आप लोगों की भी एनर्जी होती है अपने आप में जो क्रिएट होती है ना, सिंक होती है फिर वो मेरी एनर्जी से, और फिर मजा आता है सेशन में। बहुत बढ़िया सुमन, चलिए फिर। सही है, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। कल मिलेंगे 9 बजे, देखते हैं या तो इसके आगे का डिस्कस करेंगे या फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या कोई और सब्जेक्ट, पेडागोजी, है ना। टेक केयर। बहुत कम टाइम, हाँ, बट काफी कंटेंट जो है हमने आज डिस्कस किया है, ठीक। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस क्लास 9 सेशन 9th कह सकते हैं आप इसको, जिसमें ईवीएस एनसीईआरटी का जो एक डिस्कशन है क्लास 3rd 4th और 5th का, जो आपके पेपर 1 में आता है। जनरली 90% क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं, मतलब अगर हम बात करें 20 नंबर तक तो ये पूछ लेता है आपसे आउट ऑफ 30, और इसके अलावा फिर पेडागोजी को भी डील करेंगे ही। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखेंगे आज क्या हम काम करने वाले हैं। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे सेशन को, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, नोटिफिकेशन तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, अब तो इवेंट मैंने पहले से क्रिएट करना शुरू कर दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, वो 7-8 मिनट का रहता है डिले, उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो और करने की इच्छाएं हों तो ऐसे उनको पूरा कर सकते हैं आप लोग। आदर्श, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
और आज की कहानी शुरू करेंगे। देखेंगे कुछ बेसिकली ट्रैवल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, कैसे लद्दाख से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और पर्टिकुलरली आज लद्दाख के बारे में बात करेंगे, कैसे घर होते हैं वहाँ, क्या किस तरीके की चीज़ें होती हैं। मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा घूमेंगे ऐसे मैप वैप के थ्रू, है ना। पिक्चर्स का पूरा यूज़ है, ऐसे ड्रीम, बिल्कुल जो लोग ड्रीम डेस्टिनेशन कह सकते हैं, ऐसे सारी बातें करेंगे और बातों में सीख भी जाएंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ कहानी रहेगी। स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो होपफुली आप लोग रेडी हैं और पूरी एनर्जी के साथ आप लोग तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बहुत बढ़िया, सही है। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए अपना, आप सभी सेफ रहिए। स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुको, एक आध कमेंट पढ़ने दो। माय कॉलीग्स लॉकडाउन में लेट्स लर्न के सारे लेक्चर सुनो। अच्छा, बहुत बढ़िया देशराज जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। अब इसको किसी भी तरीके से ये नहीं मानना है कि भैया ये एरिया में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। एरिया में आप जानते हैं राजस्थान है और फिर उसके बाद आप बाकी स्टेट्स हैं, एमपी है, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं क्राउडेड सिटी की, और ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है सबसे पहले, ठीक। तो मुंबई की बात करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक और छोटा सा डिस्कशन है एनसीईआरटी में कि अगर आप दिल्ली से टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई, अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कुछ स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र अपने आप में, गुजरात और राजस्थान। तो अब इन तीनों को देखेंगे। अगर हम मैप पर बात करें इसकी, तो हम समझते हैं भाई यहाँ है मुंबई, ये आपका कुछ 1400 किलोमीटर के आसपास दोनों में डिस्टेंस है। ये मुंबई हो गया और ये है दिल्ली, ठीक। तो अगर आप मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र अपने आप में स्वयं जहां पर है ही मुंबई। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये गुजरात हो गया, ये दिख रहा होगा मैप में आपको, ठीक। गुजरात है और फिर राजस्थान आपका, ठीक। तो तब जाकर के आप दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछता है कि इसके ऊपर कौन सा स्टेट है, इसके नीचे कौन सा है, पंजाब से नीचे आओगे तो क्या है, तो इस तरीके से मैप पे एक आध क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और 1428 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बेसिकली पहुंच जाएंगे आप ड्राइव करते हुए। अभी तो कहीं ना निकले, नहीं तो बताइए आप बाहर क्या चल रहा है, ठीक। तो अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुंबई और दिल्ली के बीच में, है ना। 1500 किलोमीटर कह सकते हैं हम अगर बात करें राउंड फिगर में, तो ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। बिल्कुल। तो मैप पे बेसिकली आपको नजर डाल करके जानी है। हालांकि मैं भी एक सेशन में या बीच बीच में जहां भी जरूरत पड़ेगी डिस्कस करती रहूंगी। 2 3 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं मैप से, और 1 तो मिनिमम है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, जैसे मैप का जो क्वेश्चन है वो फिक्स ही मान लो उसको। अभी हमने क्या सीखा, मुंबई मोस्ट क्राउडेड सिटी है। ऐसे कई लोग जाते हैं, ऐसे पूरी मुंबई जाते पहले उनका पहला जो एक ऐसे क्या कहेंगे सपना है, वो एक फोटो खींचना है, चाहे समुद्र देखें ना देखें, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट क्राउडेड है। और अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो दिल्ली, फिर उसके बाद इस तरीके से चलेगी कहानी। जाम रहता है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स। अब आज की कहानी शुरू होती है बिल्कुल रियलिटी में, ठीक। JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड्स हैं वो क्या हैं, डिफिकल्ट हैं, मुश्किल रास्ते हैं। और किस वजह से, माउंटेन्स की वजह से, जो वहाँ पर पर्वत हैं उसकी वजह से। आप लोग ऐसे वैष्णो देवी गए होंगे कभी, ऐसे बहुत मजा आया होगा आपको बस में, और जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है, नॉ सीटेड फील होता है, उनकी तो हालत खराब हो जाती है, वो ऐसे ऐसे करके लेकर के जाएगा ऊपर, है। तो माउंटेन्स जहाँ होंगे ऑब्वियसली जो रास्ते हैं वो डिफिकल्ट ही होंगे, क्योंकि उनमें से रास्ते बनाने पड़ेंगे ना। और माझी याद आ गए होंगे आपको। 1 हैज टू क्रॉस JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। अब ये बात काम की है, यहाँ ऐसे भी पूछता है, जैसे मैंने अभी बात की थी, मुंबई से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो 3 स्टेट्स आप क्रॉस कर रहे हैं। महाराष्ट्र है जिसमें, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर राजस्थान है, देन यू आर रीचिंग दिल्ली। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर JNK की, तो जम्मू एंड कश्मीर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा लेह लद्दाख पहुंचने के लिए। लेह पहुंचना है अगर आपको, तो JNK को आप क्रॉस करके जाएंगे। ये मैप में एक छोटी सी बात हुई जिसको आप ध्यान में रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर से आप बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत जगह से जुड़े हुए हैं। पीपल यूज नायलॉन टेंट्स ऑन हिली एरियाज। अब भाई जम्मू और कश्मीर तो हम जा ही रहे हैं, लेह लद्दाख भी पहुंच गए थोड़ी देर पहले, तो ऐसे टेंट वेंट का जुगाड़ करके जाओगे। ऐसे अमेजोन पे मिलते हैं बहुत सारे टेंट वगैरह, तो लोग ले करके जाते हैं। ऐसे आपने कभी बिताई हो रात, या फिर ऐसे क्या कहें उसको, मतलब ऐसे इक्शा हो, कोरोना के बाद सब कुछ सलामत रहा तो ये अपने आप में ये मजेदार चीज है। और ये जो टेंट है
इसमें बात जो है याद रखने वाली वो है कि हिली एरियाज पर, पहाड़ी एरियाज पर जो टेंट का इस्तेमाल होता है वो नायलॉन के ज्यादातर बने हुए होते हैं, कॉटन के भी होते हैं कुछ, बट नायलॉन टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा एज पर एनसीईआरटी। तो ये एक बेसिक बात हुई। फिर आप आराम से तारे देख सकते हैं घंटों तक, और ये बहुत इच्छा रहेगी मेरी, कोरोना ठीक हो, कुछ ठीक हो, जीवन में चीजें अच्छी हो, तो ये किया जाए, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बिल्कुल सीन यही होना चाहिए, बाकी तो बहुत सारी जगह पर ये किया जा सकता है, और टेंट में तो आई हैव बीन देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है लद्दाख पर, एक क्वेश्चन ऐसा हो गया है जैसे फेवरेट हो गया हो सीटेट का। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड, या लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं हम इसको। बिल्कुल आप देख रहे हैं पिक्चर में, क्यों? क्योंकि जो पहाड़ियां हैं वो पूरी बर्फ से ढकी हुई हैं, ड्राई प्लेस है, कोल्ड प्लेस है, इसलिए हम इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। बिल्कुल ठंडा और सूखा रेगिस्तान कह सकते हैं, और बारिश बहुत कम होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ चीजों को। लद्दाख इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट। भाई फ्लैट है, क्या कहेंगे, सपाट कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में, जो भी कहेंगे, बट फ्लैट है यानी कि ऐसे। ड्राई है, सूखा हुआ है, और हाई ऑल्टीट्यूड पे तो है ही, ऊंचाई पर तो है ही, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, एंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। अगर हम बात करें लद्दाख की, समतल कहेंगे एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। ठीक, देर आर हाई स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढके हुए जो माउंटेन हैं वो वहां पर हैं, पर्वत। कोल्ड है, फ्लैट है, समतल है, ठंडा है। तो जो ग्राउंड है कोल्ड फ्लैट होने की वजह से क्या होगा, ड्राइनेस है, सूखापन है, इसलिए कोई भी प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो आसानी से ग्रो नहीं होते। बहुत ही सर्टेन कुछ चीजें हैं जो मिल पाती हैं। ठीक, इसके अलावा लद्दाख में जो लैंग्वेज है वहां की भोती लैंग्वेज कहते हैं इसको। ठीक, होती भाषा में वेलकम को झूले झूले कहेंगे। बिल्कुल पूछ सकता है, आपको लग रहा होगा बचपने की सी बातें हैं, बट ये पूछ सकता है एग्जाम में, जो भी एनसीईआरटी में है इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भोती भाषा में जो वहां की भाषा है, झूले झूले का मतलब है वेलकम। क्लियर हुई बात? बिल्कुल, हाँ जी, धन्यवाद शुभांगी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, यहां तक की बात हुई खत्म। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, अभी कहानी लद्दाख की ही चल रही है। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। अब वहां के हाउस यानी घर के बारे में बात हो रही है। बिल्डिंग किसकी है? 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग है। ठीक है, 2 फ्लोर्स हैं। अब उस 2 फ्लोर्स में क्या है? द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। एक तो पत्थर का इस्तेमाल किया गया घर को बनाने में, दूसरा जो ये पत्थर है एक के ऊपर एक रखे गए, ऑब्वियसली कैप्ट वन ओवर द अदर। ठीक, फिर इसके अलावा झूले झूले ऑन लेट्स लर्न, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो चूना और मिट्टी है, या कीचड़ कह लीजिए आप, कीचड़ कहना गलत होगा, बट मिट्टी का जो वो एक पूरा पेस्ट तैयार किया जाता है, मड है, उसका इस्तेमाल, और चूना का इस्तेमाल जो थिक लेयर है, मतलब कोट करने के लिए, कवर करने के लिए, जिस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं किया जाता है। किसका है ये? मड और लाइम का, चूना का इस्तेमाल है कवर करने के लिए, कोट बनाने के लिए एक दीवार पर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। जो घर है वो एक शेड, एक छप्पर की तरह लग रहा था अंदर से, ये कह सकते हैं। बहुत सारा भूसा नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे एक तरीके से घास सूखी हुई, जो चारे के काम में आती है, यानी खिलाने के काम आती है, जो वहां पर एनिमल है, पशु हैं, उनके घर में। कहाँ? लद्दाख में। ठीक, तो 2 स्टोरी हाउस है, यानी डबल फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं, और उसमें से अगर हम बात करें तो स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है, एक के ऊपर दूसरा स्टोन रख करके बनाया गया है। मड एंड लाइम से कोट किया है। ऐसा नहीं है कि आपने वो एशियन पेंट नहीं कराएंगे, जनरली जो बात होगी वो मड एंड लाइम की होगी। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच्ड द फर्स्ट फ्लोर। अब एक चीज हमें पता लगी, जो सीढ़ियां हैं वो किसकी हैं? वुडन की है, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो वुडन फ्लोर जो है वो हेल्प करेगा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के लिए। किसका इस्तेमाल हुआ? वुडन स्टेप्स का। ठीक, अब कुछ चीजों को यहां रिवाइज करेंगे। ये घर आप देख सकते हैं, एक पुराना सा घर है, हालांकि बहुत टाइप के आजकल मिल जाएंगे, बट हम एनसीईआरटी को आधार बना रहे हैं यहां। मड और लाइम का, इसको और छोटा करते हैं। ठीक, मड एंड लाइम की कोटिंग है, मड एंड लाइम की कोटिंग है इस घर पे।
ठीक, लद्दाख की बात हो रही है। ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं, वन ओवर द अदर रखे गए हैं, स्टोन्स का इस्तेमाल होगा। और अगर हम बात करें तो क्या है, अंदर जाकर के आपको बहुत सारा जो चारा है पशुओं का वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंदर से ये शेड की तरह लगता है, एक छप्पर की तरह लगेगा आपको अंदर अगर आप जाते हैं तो। और जो छत है उस पर क्या है, कुछ बिल्कुल लकड़ी का फर्श, एग्जैक्टली वुडन सीलिंग कहेंगे, सॉरी वुडन फ्लोर कह सकते हैं इसको। और जो सीढ़ियां हैं, जो स्टेप्स हैं, वो भी लकड़ी के हैं क्योंकि सर्दी में ये चीज मदद करेगी। और भी इसके बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे एनिमल्स को ये लोग कहाँ रखते हैं इस घर में और क्या एक पूरी कहानी रहती है, उसको समझेंगे। ये देखिए एक बार, हाँ, अगर हम बात करें द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो ग्राउंड फ्लोर है, 2 फ्लोर की बात हो रही थी ना, 2 स्टोरी हाउस है, तो ग्राउंड फ्लोर जो है नीचे का, जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर कहेंगे जिसको, ठीक, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। पशु जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे, ये कह सकते हैं। और कुछ स्टोरेज के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टोरेज के लिए ये इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड फ्लोर का, और पशुओं को रखने के लिए। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी, व्हेन इट्स टू कोल्ड, पीपल ऑल्सो मूव डाउनस्टेयर्स। पशुओं के साथ ही वो भी रहने आ जाते हैं। जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर से। ठीक, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हैव नो विंडोज, कोई विंडोज नहीं होती, और ग्राउंड फ्लोर पर जो गर्मी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, वार्म रहेगा अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले। द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ्स स्ट्रॉन्ग। अभी हम बात कर रहे थे कि जो रूफ्स हैं यानी जो छत हैं वो किससे बनी है? ट्री ट्रंक से। पेड़ की आपने देखा होगा घास फूस ऊपर लगी हुई थी, उससे बनी हुई है। तो ट्री ट्रंक्स जो हैं, तने से कह सकते हैं, रूफ्स को बनाया जाता है। और बहुत बढ़िया स्वप्निल। फिर है द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट्स द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड। अब यहां पर कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। वॉल्स कैसी हैं? थिक हैं, जिस पर लाइम और मड का इस्तेमाल करके पूरी कोटिंग की गई है। दूसरा, फ्लोर कैसा है? वुडन फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है, और वुडन सीलिंग है। ठीक, तो ये सारे मिलकर के, क्योंकि वुडन सीलिंग क्यों है? क्योंकि ट्री ट्रंक का इस्तेमाल किया जा रहा है ऊपर छत के लिए। ठीक, तो गलती से भी हमें ये नहीं मानना कि भैया सीमेंट की छतें हैं, ये नहीं मानेंगे हम, ऑप्शन में आपको घुमा सकता है। ठीक, इन लद्दाख देयर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, एट मैनी प्लेसेस देयर आर नो रोड्स एट ऑल। तो ऑब्वियसली जब पहाड़ों में है तो रॉकी, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कुछ जगह पर रास्ते हैं भी नहीं। ठीक, तो ये बेसिकली एक छोटी सी बात हुई। और अगर इसको रिवाइज करना चाहें शॉर्ट में, तो हमने एक चीज देखी यहां पर, कुछ लाइम एंड मड से कवर्ड है, स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है, छत बनाने के लिए ट्री ट्रंक का इस्तेमाल किया गया है ना। और जो ग्राउंड फ्लोर है ये विंडो नहीं है, तो इसको ये नहीं समझना कि ये विंडो है, ये गेट मान लो इनका। विंडो जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर होगी, ग्राउंड फ्लोर पर देयर आर नो विंडोज। पशुओं को रखा जाता है, एनिमल्स को, और बहुत ज्यादा सर्दी होने पर जो लोग हैं घर के वो भी नीचे आ जाएंगे पशु यानी एनिमल्स के साथ। और जो वहां पर कुछ है भूसा वगैरह या घास वगैरह या जितनी भी स्टोरेज की चीजें हैं वो रखी हुई हैं उनके साथ। ये लोग छतों का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजों को सुखाने के लिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात हम क्लियर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है अब आपके सामने, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाइए, इतनी कहानी से सॉल्व हो जाएगा ये आसानी से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख। ठीक, बहुत बढ़िया खुशबू। यानी कि लद्दाख के घरों के बारे में आपको कुछ चीजें पहचाननी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ द ट्री ट्रंक्स, यानी कि स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी कि स्लैंटिंग आप समझते हैं, तिरछा कह सकते हैं, वो जो पहाड़ आपने देखा होगा शायद मनाली वगैरह में, ऐसे वाली जो होती है स्लैंटिंग। ठीक, सीधी नहीं है बेसिकली, ऐसे तिरछी कह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होगी। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, मोटी दीवारें हैं, किसके लेप से बनी है? मिट्टी और चूने के लेप से। और फ्लोर्स क्या है? वुडन है, यानी लकड़ी का फर्श है। 3 चीजें सही हैं इसमें, चारों चीजें सही नहीं है। ऑप्शन एक बार चूज कीजिए, पहला, दूसरा या तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा सही है। एक बार चेक कीजिए एक बार आंसर को आप लोग। बहुत बढ़िया, बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत सही।
RIP हिंदी ट्रांसलेशन, बिल्कुल खदीजा जी, ये बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन है, उसको इग्नोर भी कर सकते हो, बस समझने के लिए लिखा गया है। अदरवाइज बहुत समय लगता है अगर एक एक वर्ड को ट्रांसलेट ढंग से बैठ करके किया जाए तो, और मेरा काम समझाने का ज्यादा है आपसे। आंसर क्या है? बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्यों? अब यहां कंफ्यूजन हुई होगी कई लोगों को, क्यों हुई होगी समझते हैं एक बार। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ये बात तो क्लियर है, और इसलिए थोड़ा गर्म भी रहेगा, और जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो घर वाले भी आ जाएंगे नीचे पशुओं के साथ। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, ये भी बात हमने समझी है। वुडन फ्लोर्स हैं, ये भी बात हमने समझी है। लेकिन स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, हमने बात की थी ट्री ट्रंक्स का इस्तेमाल किया जाता है छत को बनाने के लिए, बट स्लैंटिंग होगी इसकी बात नहीं हुई। ठीक, तो ये फ्लैट है अपने आप में, ये कह सकते हैं। ये मनाली का एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको लेकर के चलूं तो हम इसको मनाली से जोड़ सकते हैं। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ और चीजें हैं, अभी लद्दाख के बारे में, अभी रास्तों के बारे में बात की, घर के बारे में बात की, है ना। अब कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख। कुछ ही चीजें हैं, सीमित चीजें हैं जो लद्दाख में मिलेंगी, स्पेशली खाने के मामले में, क्योंकि हमने समझा था जो टेम्परेचर है, जो वहां की परिस्थिति है, वो ऐसी नहीं है कि बहुत सारी चीजें ग्रो हो सकें। प्लांट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे नहीं आसानी से। ठीक, हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है मनोरमा जी। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी, स्लैंटिंग रूफ्स वहां मिलेंगी, जहां पर बारिश होती रहेगी, जैसे असम में भी। ठीक, कुछ लोगों का ब्लॉक होने का बहुत इच्छा है। रेड चिली यानी कि लाल मिर्च कह सकते हैं। ऑरेंज पंपकिन्स, वो ये लोग जो ये अंग्रेज हैं सो कॉल्ड उसका हेलोविन में इस्तेमाल करते हैं, ये इसको ऑरेंज पंपकिन्स को, इसमें शक्ल बना करके, आपको याद होगा इसमें ऐसे शक्ल बना करके। ठीक, तो हेलोविन में इसको इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। कहाँ मिल पाएगा? लद्दाख में मिल जाएगा। गोल्डन येलो कॉर्न्स, जो आपका मक्का है, ठीक, सुनहरी मक्का ये कह सकते हैं। ठीक, तो ये तीन चीजें हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी में बात हुई है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्या है? ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये लोग क्या करते हैं गर्मी में, समर सीजन में दे ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको ये सुखा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं विंटर्स के लिए। विंटर्स के लिए यानी सर्दियों के लिए। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आसानी से क्या अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये लोग सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दी क्या है, भयंकर वाली है, कोल्ड डेजर्ट है अपने आप में, तो समर सीजन में ये लोग अपनी छतों पर सुखा लेते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, जो भी अवेलेबल होते हैं। क्या क्या अवेलेबल है हमने समझा अभी। रेड चिली है, पंपकिन है, कद्दू जिसको कहेंगे, और फिर ये मक्का है। ठीक, तो ये एक बेसिकली ये चीजें हैं जिनका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, लद्दाख घूमिए। आज तो आप लॉकडाउन में बैठे बैठे लद्दाख जाइए, मनाली जाइए, जहां मर्जी जाइए, टेंट वेंट से घूम कर गया हो, ऐसे फैंटेसी पूरी हो जाएगी। मैं तो मतलब देख के मजा आ गया, ये वाली पिक्चर जो थी वो टेंट वाली। ठीक, ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो कल हम बात कर रहे थे एनीमिया के बारे में, और जो खून की कमी से होगा, आयरन की कमी से होगा एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं तो जो एनेमिक बच्चा होगा जिसमें आयरन की कमी है, अब ये बच्चों को रिपोर्ट दिखाई गई है, ये अपने आप में बहुत अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है, जिसका मैं भी इस्तेमाल करती हूँ आपके साथ, कि पिक्चर्स दिखाएं, आप रिसोर्सेज दिखाएं, रियलिया जिसको हम कह देते हैं क्लासरूम में। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं बच्चों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की क्या है, एक रिपोर्ट है। बच्चे का नाम है आरती, एज है 12, सेक्स है फीमेल, और पहचान, डायग्नोसिस किस बात की हुई है, पहचान किस बात की हुई है, क्या एक परेशानी निकली है, एनीमिया है बच्चे को। ठीक, क्यों है एनीमिया? अब ये आपको पता लगाना है कि ये कब होगा, जब HB जो है 12 से 16 होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का, 12 to 16 होना चाहिए। ठीक है, और 12 to 16 में इस बच्चे का जो है वो है 8, इस बच्चे का है 10.5, यानी कि आरती है और ये भी आरती ही है, दोनों आरती ही हैं शायद। ठीक, तो इस केस में जो बच्चा है वो एनेमिक है, मतलब अगर आप उनको कह सकते हैं, हेल्थ की एडवाइस भी दे सकते हैं, भाई 12 तक अगर रहेगा, 12 to 16 के बीच में एक हेल्दी ह्यूमन बींग का जो हीमोग्लोबिन रहेगा तो वो सही है, लेकिन अगर 12 से नीचे जाओगे तो एनेमिक रेंज में
जाते रहोगे। और ये किससे बढ़ेगा आयरन? कल हमने समझा था, ये जैगरी गुड़ की बात की थी हमने हमने उसकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात की थी, हमने आंवला की बात की थी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको साथ में जोड़ करके याद रखनी है। तो एक और चीज आपको यहाँ से सीखने को मिली है, सिर्फ ये नहीं कि आप रिपोर्ट दिखाओगे। अब पेडागोजी का खेल यही है कि आपको समझना पड़ेगा चीजों को, और कुछ नहीं है ईवीएस की पेडागोजी में या किसी में भी। बेसिकली अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? अरे आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स का या जो रियल हैंडआउट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रेन के बारे में, जर्नी में वहां बच्चों को बताया गया है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। आप क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट स्टडीज में? एनवायरमेंटल स्टडीज जो पर्यावरण अध्ययन कह रहे हैं हम इसको, कुछ नहीं है, जो बच्चे की सराउंडिंग्स हैं आप उससे अवगत करा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस को डील करने में भी मदद करेंगी। ये एक छोटी सी चीज थी जो उस दिन रह गई थी कि इन आइटम्स को अगर आपको प्रिजर्व करना है, ये है फूड आइटम्स और ये है मेथड्स, अब आपको इनका सही मिलान करना था। फटाफट से बताओ कैसे होगा इनका सही मिलान? मिल्क जो है ये बहुत ही ज्यादा अवगत है हम इस चीज से, बॉईल कर लेंगे मिल्क को, यानी कि उबाल करके रख लेंगे तो ज्यादा चल जाएगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली। कुक्ड राइस को अगर रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो जर्म्स किल करने में या इसको ज्यादा देर तक जिंदा रखने में, जिंदा नहीं कहेंगे बट फ्रेश रखने में मदद मिलती है। लेकिन यहां पर रेफ्रिजरेटर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। उससे क्या होगा, थोड़ा जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा, ठंडे पानी में रख रहे हो ना आप। और फिर है इसके बाद ग्रीन कोरिएंडर, यानी धनिया, आप जानते हैं वो हरा धनिया कह सकते हैं उसको, तो इसको आप कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। और सॉरी, एक सेकेंड, ठीक, ग्रीन कोरिएंडर को आप रैप इन अ डैम्प क्लोथ, एक भीगे हुए कपड़े में आप रख सकते हैं। और अनियन और गार्लिक को आप, जो लहसुन और प्याज है उसको आप ओपन ड्राई प्लेस में ही रखते हैं। ये सभी इन बातों से अवगत हैं, बस थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। उस दिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक हुई बात? हाँ सही है, क्लियर हुई बात। चलिए फिर यहां तक की कहानी खत्म हुई। और हिंदी में क्या यार, मतलब अब दूध को मिल्क तो सभी को पता है, ऐसा तो नहीं हो सकता आप लोग यूट्यूब पर हो और आपको ये ना पता हो कि दूध को मिल्क कहते हैं, है? तो ये तो छोटी सी बात हुई, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, आप पूछा हुआ है किसी एक सेशन में, मतलब किसी एक एग्जाम, किसी एक ईयर में सीटेट के, ठीक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। अब पानी की कहानी चल रही है, अब देख रहे हैं आप हर एक चैप्टर बच्चों को सेंसिटाइज कराने के लिए है, उनको कुछ डेटा देने के लिए है, उनको कुछ संवेदना आने के लिए है उनके अंदर। अगर हम बात करें, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाड़ीसर, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। घाड़ीसर एक जगह है और सर का मतलब या सार का मतलब होता है लेक, यानी कि एक लेक को क्या कहेंगे? एक बार लिखो भाई, आजकल दिमाग थोड़ा सा मेरा हैंग करता है तो वो थोड़ी मदद चाहिए होगी और फिर फ्लो में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाती है। देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट। अब घाट जो है ये घाट आप जानते हैं पानी के किनारे, वहां क्या होगा, स्कूल था एक, ठीक। बात चल रही राजस्थान की, स्टोरी कहाँ की है? ये जैसलमेर की है। और जो ये जैसलमेर है बहुत ही कम पानी वहां पर मिलता है, झील कहेंगे एग्जैक्टली, बहुत बड़े तालाब और झील होते हैं ना, हाँ, तो पॉन्ड हुआ तालाब और ये हुई झील, ठीक, लेक, क्लियर हुई बात। तो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाड़ीसर, एक जगह है, सर का मतलब है लेक यानी कि झील, और एक घाट के किनारे एक स्कूल था जैसलमेर में, और जैसलमेर राजस्थान में है, और वहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, साल में एक बार और कई बार एक बार भी नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं तालाब नहीं होगा, तालाब पॉन्ड को कहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धन्यवाद आप सभी का। देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक। भाई अब बात जो है वो असली है ये रखने वाली, जो घाड़ीसर की बात हो रही है यानी जैसलमेर की बात हो रही है, यहां पर क्या थी, कुछ 9 लेक्स थी, 9 झीलें थी, और ये ऐसे कनेक्टेड थी, इस तरीके से इनको बनाया गया था कि एक सिंगल लेक से, यानी मान लो एक झील में अगर आप पानी भरेगा या एक झील में पानी भरेगा तो वो एक झील से हो करके 9 की 9 जो टोटल झील हैं वो झीलें भर जाएंगी। तो इस तरीके से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहेंगे इसको, कुछ और कहेंगे, जो बनाया गया आर्किटेक्चर है एक तरीके से, वो इस तरीके का था। ये आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है, तो सारी झील भरेंगे अगर एक झील पर पानी पहुंचता है तो, ठीक। कहाँ की बात हो रही है? जैसलमेर की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। और सर का मतलब है, यहां पर हमने अभी समझा था
सर का मतलब है लेक यानी झील, तो ये सर या सार जो भी है हिंदी में इसको ध्यान रखेंगे हम। घाटी सर में सर का मतलब झील है। एक छोटा सा पॉइंट है, एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेटेड व्हेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वाटर, यानी कि कुछ जगह पर हम पानी की पूजा करते हैं, और पानी अपने आप में है भी इसी तरीके की चीज कि हम इसको वर्शिप करें। क्यों? क्योंकि इसके बिना लाइफ नहीं है। ठीक, तो कुछ जगह पर लोग वर्शिप करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जो अब वहां की जो लेक्स हैं यानी कि जो वहां की झीलें हैं वो पानी से भर जाती हैं। जैसे कि जो उत्तराखंड है वहां पर न्यू ब्राइड, जो नई क्या कहेंगे, मतलब पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, दुल्हन आई थिंक उर्दू का वर्ड होगा। ठीक, तो न्यू ब्राइड जो है वो क्या जाएगी, गोज टू बो टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। तो न्यू ब्राइड, नई शादी हुई है भाई किसी की, और वो कहां पर जाएंगी, बो करने जाएंगी एक तरीके से या तो झरने के पास या फिर तालाब के पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर छोटी सी लगी हुई है। ठीक है, बात साइंस मैं नहीं करवाऊंगी, साइंस मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब रीजंस क्या हैं कि आज के टाइम पर हम पानी को खोते जा रहे हैं, या तो जो कुएं हैं, जो वेल हैं, वो पुराने क्या होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। ठीक, तो रीजंस वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, क्यों सूख गए हैं। वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। भाई वन ऑफ द रीजंस क्या हुआ, एक रीजन, अब ये रीजन आप याद कीजिएगा मत कीजिएगा, बट समझते जाइएगा। उससे होगा क्या, होगा ये कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक तो, और दूसरा ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि पानी की कमी या जो कुएं हैं वो क्यों सूखते जा रहे हैं। तो इसका एक रीजन ये है कि हम ग्राउंड वाटर को कम करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक मोटर्स का, समरसेबल्स का, इसका उसका इस्तेमाल करके लोग पानी, ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, और यूज ही नहीं मिस यूज करते हैं। गाड़ी धोएंगे 2 घंटे तक खड़ी करके गली में, क्या होगा उससे, पानी वेस्ट होगा। ठीक, तो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहां पानी है भी नहीं, तो उनको पता है असली वैल्यू, तो हम वहां भी वेस्टेज करते हैं जहां करनी नहीं चाहिए। जो कम, इतने में काम चल सकता है तो हम इतना यूज करेंगे, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता आगे मिले ना मिले किसी को। ठीक, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो ग्राउंड वाटर को खत्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाएगा, तो जो वेल्स हैं वो अपने आप ही सूखना शुरू हो जाएंगे, जो कुएं हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा रीजन क्या है, द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। पहले क्या होता था, लेक्स का ज्यादा इस्तेमाल था। आप उदयपुर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर झीलें जो हैं वो मिल जाएंगी आपको। तो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए लेक्स का इस्तेमाल होता था। बहुत सारी लेक्स अब सूख चुकी हैं या हैं ही नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, दुल्हन ही कहते हैं। बहुत बढ़िया शिंपा जी। तो लेक्स कम होती जा रही हैं, तो रेन वाटर स्टोर नहीं हो पाता। फिर और एक और रीजन क्या है, द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो ट्रीज हैं या पार्क्स हैं, जो पार्क जिनमें हम घूमने चले जाते थे कोरोना से पहले, तो वहां पर क्या है, सीमेंट से ढक दिया गया है जो वहां की एक सॉइल है उसको। कैसे? अब जब सीमेंट से ढक गया, पेड़ के चारों ओर का जो स्पेस है, तो क्या होगा, पानी तो जाएगा नहीं, ग्राउंड वाटर तो अंदर जाएगा नहीं जमीन में, और जब जमीन में नहीं जाएगा पानी तो कहां से, मतलब ग्राउंड वाटर का ऑब्वियसली लेवल डाउन जाएगा। लेवल डाउन जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो पानी की कमी है या सूखना है वेल्स का, वो ऑब्वियस है। ठीक, तो ये भी एक बात हुई क्लियर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है शेखावत जी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये आपने 3 पॉइंट समझे। अब इसके अलावा आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि 3 पॉइंट के अलावा कुछ और दे देगा, और कुछ और दे देगा, वो क्या होगा, कुछ एक पॉइंट गलत होगा, और आपको अगर ये सारे पॉइंट नहीं पता तो आप गड़बड़ करेंगे। ठीक, रीजन हमने समझे। एक तो इलेक्ट्रिक पंप्स का इस्तेमाल करके पानी को ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी वजह से कुएं सूख रहे हैं। रेन वाटर को हम क्या करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से। लेक्स की कमी है, झीलों की। फिर क्या है, पार्क्स और जो आपकी ट्रीज हैं, पेड़ और पार्क्स के आसपास क्या है, जो सॉइल है उसको सीमेंट से कवर कर दिया जाता है, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा पाता, ग्राउंड वाटर नहीं पहुंच पाएगा जमीन में। एक और छोटी सी चीज है जिस पर क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है और जिसको हम समझेंगे। ठीक, 1986 की बात है, 1986 की। देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर। जोधपुर में रेन, बेसिकली राजस्थान में बारिश की समस्या रहती है, जोधपुर में रेन नहीं थी और वहां के आसपास के एरिया में भी नहीं थी। लोग भूल गए थे एक पुरानी चीज को जिसको हम स्टेप वेल या बाउली कहते हैं। ठीक, अब ये जो बाउली है शायद दिल्ली में भी है, एक बड़ी फेमस उग्रसेन की बाउली, आप लोग गए होंगे शायद, कनॉट प्लेस के आसपास ही है ना, तो हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं ऐसे कई लोग। ठीक, दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स। अब उन्होंने स्टेप वेल को, इस बाउली को
क्या किया, क्लीन किया, और 200 ट्रक्स, जो कूड़ा था, कचरा था, इतना उसमें भरा हुआ था, 200 ट्रक के बराबर। ठीक, ये डेटा है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, वहां के जो जोधपुर के आसपास के एरिया के लोग थे उन्होंने पैसे को कलेक्ट किया। और द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, जो ये क्या सीढ़ी नुमा कुआ कह सकते हैं इसको हिंदी में, बावली कह सकते हैं, बावड़ी कह सकते हैं, वॉट एवर इट इज। बात यह है कि आपको पता होना चाहिए, स्टेप वेल याद रखना है। ठीक, इसके अलावा कुछ साल बाद लोग फिर से भूल गए इसके बारे में, क्योंकि पानी मिल गया और वो फिर से पुरानी जो एक बावली अपने आप में पानी को स्टोर करने का एक तरीका था उसको फिर से भूल गए। ठीक, तो ये एक बात हुई। और ये बावली अगर आपकी देखने की इच्छा है तो ये है स्टेप वेल कह सकते हैं इसको। ये सीढ़ियां हैं, नीचे जाएंगे पानी भरने, और आजकल तो मिलता नहीं है, सूखी गई है, उग्रसेन की बावली भी सूखी हुई है। ठीक, तो ये एक बात है, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात हो रही है यहां पर अलब्रूनी की। अब अलब्रूनी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, पालकी शर्मा या जो भी नाम था आपका। थ्रू द आईज ऑफ अलब्रूनी, अलब्रूनी की बात हो रही है। ये एक उनकी स्टैंप लगी हुई है, उन्होंने कुछ लिखा इंडिया के बारे में। वो आए कहां से थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। वो जहां से आए थे अलब्रूनी, एक ट्रैवलर थे बेसिकली। जहां से वो आए उनको उसको आज उज्बेकिस्तान के नाम से हम जानते हैं। और उन्होंने कुछ डिटेल्स नोट की इंडिया में, जो चीजें उनकी कंट्री से अलग थी यहाँ, उसके बारे में। ठीक, अब स्पेशली उन्होंने किस चीज पर फोकस किया, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ जो चीजों को बनाने का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है। यानी कि इंडिया के लोग बहुत ही स्किल्ड हैं पॉन्ड्स को, तालाब को बनाने में। इसके अलावा जो चबूतरा बनता है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ का जो आर्किटेक्चर है कुछ चीजों में वो बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा उन्होंने कहा। चबूतरा जो बनाते हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स लेक के अराउंड यानी झील के अराउंड, और बिटवीन दीज आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस, बहुत सारे स्टेयरकेसेस हैं वहां पर अप डाउन जाने के लिए। और मतलब बेसिकली इन्होंने बात की कि कैसे आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट है। अगर आप लेक के आसपास जा रहे हैं, जाने का रास्ता अलग है, ऊपर आने का अलग है, तो आर्किटेक्चर बड़ा अमेजिंग है इंडिया का, ये उन्होंने कहा। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया नीलम वर्मा जी, समझ गई मैं आपकी बात। तो ये अलब्रूनी की बात हुई। अब आपके सामने एक क्वेश्चन जो अलब्रूनी से आया हुआ है। अगर हम बात करें तो अलब्रूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड, अलब्रूनी जिस जगह से आए उसको आज हम किस नाम से जानते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान या ओमान? आंसर कीजिए फटाफट से। मैथ्स पेडागोजी कर देंगे जल्दी, विलेज स्टार जी स्टार्ट कर देंगे, इतने आप लाइक शेयर करिए, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही लाने की। आंसर कीजिए। उज्बेकिस्तान कहेंगे, एग्जैक्टली अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है कि बहुत सिंपल सी डिटेल्स हैं, बट हम हो जाते हैं कंफ्यूज। या तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो, जैसे मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा डेटा होता है, इस चक्कर में अगर सही समय पे उसको रिवाइज नहीं किया जाए तो वो मिक्सअप हो जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक, तो या तो आपने दुनिया से ज्यादा पढ़ लिया हो, मतलब बहुत ज्यादा डेटा हो आपके पास, या फिर थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो इधर उधर डिस्टॉर्टेड हो, अटेंशन, मतलब आप मे बी इन स्ट्रेस। तो अफगानिस्तान आप लगा करके आ सकते हैं पेपर में, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यही चीजें हैं जो क्वेश्चंस से क्लियर होती हैं, इसीलिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कई बार हमें लगता है हमें पता है। हमने अलब्रूनी के बारे में बात की है, उज्बेकिस्तान से आए, बट कई लोगों ने अभी भी आंसर अफगानिस्तान दिया। क्यों दिया? क्योंकि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये फॉल्स मेमोरी बन जाती है कुछ चीजों को लेकर के। तो ये एक बेसिक सी बात है ना, जैसे प्याजे ब्रूनर को मिक्स कर देते होंगे कई लोग। ठीक, मेरा भी नाम लो, नाम तो निकल गया आपका, बस यही पढ़ पाई मैं, रुकैया। बहुत बढ़िया, तो ये एक बेसिक बात हुई। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था जिसके बारे में हम एलम के बारे में बात कर रहे थे, फिटकरी के बारे में, और इसका हमने सिंपल डिस्कशन किया था कि जो फिटकरी है वो जमा देगी एक तरीके से, इम्प्योरिटीज जो है पानी में वो बैठ जाएंगी। तो इसका जो आंसर था वो था सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको ये नीचे की तरफ लेकर के आ जाती है, जर्म्स को किल करने का काम इसका नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा बेहतर हुआ यहाँ पर, या सही हुआ, इसको करेक्ट कर लेना। ये मैंने बाई चांस इसको लगा दिया था, ध्यान से नहीं ध्यान दिया, अवेयरनेस नहीं गई, तो आप ये गलती ना करें। हालांकि मैं उसको अपडेट कर चुकी हूँ कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट जरूर देख लिया करें। ये हुई यहाँ की कहानी, और होपफुली आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहें कर सकते हैं, सब फ्री है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स देख करके मजा आता है, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और हम लोग ने अच्छा कर रहे हैं हम लोग, है ना। बहुत बढ़िया, 2600 लोग देख रहे हैं, सॉरी 3200 लोग देख रहे हैं और 2600 लोगों ने लाइक किया है। डेटा जो है
मतलब नंबर्स सामने शो होंगे तो क्या होगा। अब सब कर दिया, अरे बहुत बढ़िया, आप तो गजब हैं। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया पायल। और बताइए कोई समस्या हो तो। हाँ, योर स्माइल इज सो क्यूट, धन्यवाद प्रियंका जी। गुड नाइट सनी तवर, आई एम योर स्टूडेंट, अरे धन्यवाद अभय। और बताइए, वी ऑल आर लर्नर्स बाय द वे। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, सेफ रहिए घर पर, और निकल जाएगा जब इतना टाइम निकला है तो और भी निकल जाएगा, है ना। हाँ, घटसी सर नाम है, घटसी सर मान लेंगे चलो। वो बेसिकली इतना तो ऐसा तो पेपर में ये नहीं पूछेगा घाटी सर है कि घटसी सर है, तो वो इंग्लिश में शायद वैसे ही लिखा होगा उसमें, है ना। कुछ चीज़ें इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं अगर हिंदी की होती हैं तो, और इंग्लिश की होती हैं तो हिंदी में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। योर वॉइस इज़ टू गुड अजी, धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया। और बताइए सिमरन जी, थैंक्स, धन्यवाद दीपक। और बताइए, मेरा नाम भी लीजिए, नाम ले लिया पूजा। और कोई समस्या। वंस यू शेयर्ड कंप्लीट पीडीएफ ऑफ ईवीएस प्लीज प्रोवाइड दैट लिंक अगेन। मैंने ये टेलीग्राम में किया हुआ है, अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके जाओगे तो मिल जाएगा, बाकी फिर भी आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से शेयर कर दूं। और ये अपडेटेड तो मैं शेयर कर ही रही हूँ डेली, तो इसको देखो थोड़ा और ठीक रहेगा। धन्यवाद नेहा, चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर। 2 सेशन स्टार्ट कर दीजिए, अभी एक ही रखते हैं यार, और ध्यान रखिए अपना।